हम और आप एक साथ हो चुके हैं। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत किया जाए। खेरई पूजा किस राज्य का त्योहार है? खेरई पूजा कभी कभी यार, अच्छा ये आप किए क्यों नहीं? गुरुजी आज आप रूम पे अपने नहीं गए, नहाए नहीं, खाए नहीं? क्योंकि यार मेरी करंट अफेयर की बुक आ रही है, मैं उसका आज कवर पेज तैयार करवा रहा था। मैं दिखाऊंगा तुम लोग को अपने करंट 28 तारीख को शाम 7 बजे करंट अफेयर की बुक, उसका कवर पेज बनवाने में सब समय चला गया मेरा। खेरई पूजा किस राज्य का त्योहार है या उत्सव है? बस सोच समझ करके बताइएगा। जैसे कि मी दम मी फी, आप असम में अंबुबाची मेला, अंबुबाची महोत्सव, अंबुबाची त्योहार पढ़े, कई बार पढ़े, लेकिन आज मैं आपको कहूंगा, आज आप पढ़िए मी, ठीक है ना, मी दम मी फी, ये पढ़िए मी दम मी फी, ये अलग अलग है, मी दम मी फी। ये एक त्योहार है जो असम में मनाया जाता है। अच्छा सर, झारखंड का तो वैसे अक्सर आपसे पेपर में प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना, सरहुल खूब पूछता है, लेकिन पिछले बार के एमटीएस में सरहुल के साथ सोहराई पूछा था। सोहराई पिछली बार का जीडी उठा के देखना, सरहुल पूछा है, एमटीएस में भी पूछा, लेकिन एमटीएस में सोहराई भी आया था। मध्य प्रदेश की बात करें तो एक बड़ा अच्छा सा त्योहार है भगोरिया, ठीक है ना, भगोरिया, मध्य प्रदेश में भगोरिया, भगोरिया सर। तो महाराष्ट्र आंसर होगा। कितने लोग ये मार रहे हो? बहुत पिटाई खाओगे। महाराष्ट्र में पोला नाम से भी एक उत्सव मनाया जाता है। मैं थोड़ा अलग इसलिए लिखता हूं कि जैसे अब आपसे मैं कह दूं रंगोली, आप झट से महाराष्ट्र मार दोगे, बिहू असम मार दोगे, ठीक है ना, तो मैं इसलिए थोड़ा सा अलग करना चाहता हूं। तो अब सर राइट आंसर कौन है? मैं इसीलिए तो कहा था कि थोड़ा सा अलग आइए। तो सर राइट आंसर है डी ऑप्शन, जो असम है मेरे लल्ला, वो इसका राइट आंसर है। असम में मनाया जाता है खेरई पूजा। आइए मैम, आइए आइए, निश्चिंत होकर आइए। अब देखो मैम आई हैं, तो अब हमने इनको अपनी छोटी बहन कहा है, तो अगर बहन आ जाए तो सम्मान करना चाहिए। देवी जी गुस्सा हो जाती हैं, समझ रहे हो। लेकिन बहन जी हम आपको बताएं, आज हम नहाए नहीं है तो आप दूर से नहीं महकेंगे ना, तो वो है। देखो भैया, ये शाम को 5 बजे एमटीएस के लिए रोज इंग्लिश पढ़ा रही हैं। आज हमसे शिकायत भी कर दी, भैया वो लड़के 500 600 700 आ रहे हैं, सब पता नहीं कहाँ। हम कहते त्योहार मना रहे हैं, खेरई पूजा मना रहे हैं। तो मैम की क्लास में आप लोग जरूर रहा करो 5 बजे और पढ़ा करो। आप नहा ली होंगी? हाँ सर, मैं तो वैसे गोरी लड़कियों के साथ है, मतलब पता नहीं चलता है नहाई है कि नहीं नहाई है। अच्छा तुम नहाती नहीं होगी तो कोई डाउट भी नहीं करता होगा कि आज नहाई हो कि नहीं नहाई हो? नहीं सर, थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है, थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है, हमें पता चल जाता है ना। अब इनको ना पता रहता है, हमको तो चीख चीख के आज बोलना पड़ा है कि आज हम नहाए हुए नहीं है भैया, आज हमारा व्यवस्था ऐसे ही है। तो खैर मुद्दा है, हंसी मजाक से अलग हटते हुए लल्ला, डेली मैम 5 बजे क्लास लेती है यार, और मेरे छोटी बहन की तरह हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मैम को सपोर्ट करें और मैम की क्लास में जाएं और पढ़ाई करें। जिनको जिनको भी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है एमटीएस के लिए या किसी अन्य एग्जाम के लिए, अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह लें। बिल्कुल, मैं मतलब ये बताना चाहती हूँ सर, शाम को 5 बजे तो हमारी क्लास आती ही आती है, लेकिन उसके अलावा संडे को 3 बजे मैराथन जरूर होती है। अच्छा हाँ, वो अंग्रेजी वालों का, गणित वालों का, आपके हरिओम सर मैम, हाँ जी, ये लोग मैराथन क्लास लेते हैं। तो संडे इस बार भी रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। संडे मुझे लगता है कभी भी एमटीएस का पेपर आ रहा है ना सर, तो मुझे लगता है कि कोई भी संडे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा मुझे ये भी बात अब समझ में आ रही है मैम के बगल में खड़ा होके कि यंग जनरेशन की आवाज तेज होती है। अब हम लोग बुढ़ऊ धीरे धीरे होने लगे, तो हमको समझ में आ रहा है, अब जब ये बोल रही ना तो हमको वो आवाज खनक रही है। मैम कभी हम भी ऐसा हुआ करते थे। अब ठीक है, समय के साथ आदमी बुजुर्ग हो रहा है, तो ठीक है। तो संडे 3 बजे, ठीक है ना? ठीक है सर, मैं इस बात पर एक बात कहना चाहूंगी कि हमारी आवाज बोलती है और सर का अनुभव बोलता है। हम एक्चुअली में आपके नक्शे कदमों पर चल चल के यहाँ पर आए। देखिए घुमा फिरा के हमको बुजुर्ग बोल दी ना, इसीलिए बहनों पे भरोसा नहीं हुआ हमारे क्लास में। ठीक है, तो थैंक यू। तो देखो भैया, बहन पे ज्यादा ट्रस्ट मत क्या करो, सब पैसा भी खर्चा करवा देंगी, सब व्यवस्था भी गड़बड़ा देंगी। तो खेरई पूजा हम लोग मना लिए और ये आई थी अपना बोतल लेने, प्रचार प्रसार कर लिए हम लोग मिल करके। आइए अगले पे आते हैं। राज्य का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? राज्य का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखो यार, ऐसे तुम राज्य की बात, क्षमा करना मेरे 5 मिनट के लिए, अगर तुम राज्य की बात करो तो सब राज्यों का संविधान आप भाग 6 को कहते हो। ये बात हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं कि सर इट इज नोन एज द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, राज्यों का संविधान, ये बात हम लोग कई बार पढ़े हैं। अच्छा, अगर तुम यहां पे देखो तो इस वाले आर्टिकल में तो सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात है 52 में, मतलब ये तो सर भाग 5 की बात हो गई, ये हो ही नहीं सकता सर। ये सर बहुत दूर का दिख रहा है, ये संघ राज्य संबंध के बारे में है। आर्टिकल नंबर 245 से लेकर के 263 तक संघ राज्य संबंध की बात है लल्ला। ये संघ राज्य संबंध ये किस भाग में है? तो सर ये भाग 11 में है, ये भाग 11 में आता है लल्ला। वहीं 152 से लेकर 237 तक जाओगे, ये है भाग 6 राज्यों का संविधान, जहां राज्यपाल का, मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये सब है। और संघ राज्य क्षेत्र 239 में क्या आता है सर? इसमें आता है संघ राज्य क्षेत्र, इन सब का जिक्र मिलता है। और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में किस आर्टिकल में वर्णन मिलता है? तो भाग 8 में, ठीक है ना, भाग 8 में। अब ये वो हैं जो आदमी या औरत दोनों बोले ना, सब कहें आदमी या खाली बोले, वो गलत करता है, तो थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या बनेगा सर? तो राइट आंसर बन गया सी ऑप्शन, 152 से 237। 152 थोड़ा सा आर्टिकल अलग करके पढ़ना पड़ेगा। अगले पे आएंगे, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? हालांकि ना भी याद रहे तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ चूंकि नंबर लेना है, जानकारी रखा जाएगा। मजलिस अल सूरा, मजलिस अल सूरा मेरे लल्ला सऊदी अरब का है, ठीक है ना, सऊदी अरब, सऊदी अरब का है, ठीक है, सऊदी अरब का है मजलिस अल सूरा, सऊदी अरब, ये आपके मजलिस अल सूरा। अच्छा, सिर्फ मजलिस, सिर्फ मजलिस, तो सिर्फ मजलिस रहेगा तो ईरान, सिर्फ मजलिस रहेगा तो ईरान। और सिर्फ सोरा रहा तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। मतलब गुरु आप तो लिख लीजिए कि मजलिस ए सूरा, अंतर देख लो। मजलिस, ये मैं जानबूझ करके ये क्वेश्चन लाया हूं, मजलिस ए सूरा और मजलिस अल सूरा, देयर इज अ डिफरेंस, ये बात याद रखना। ये छोटा सा डिफरेंस आपका नंबर कटवा देता है। तो मजलिस ए सूरा ये है पाकिस्तान का, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, फार्मोसा जल संधि किन दो देशों के मध्य में है? फार्मोसा जल, अच्छा सही से बताओ, आज हम नहाए नहीं है, पकड़ में आ रहे हैं क्या कि नहीं नहाए हैं? बाल बाल झाड़ ले उसके बाद देखो, रुको। हाँ, अब नहाया नहीं हूं, पकड़ में आ रहा हूं क्या मैं आज? है नहाए नहीं है, हाँ नहीं नहाए तो नहीं नहाएंगे आज। पूरा दिन ऑफिस में रह गए, नहाए नहीं है, नहाए नहीं है। फार्मोसा जल संधि किन दो देशों के बीच में है? सर अलास्का और रूस के बीच में है। बहुत पीटोगे, अलास्का रूस के बीच में है। बोरिंग, बोरिंग जल संधि, काफी बोरिंग। अच्छा, हमने करेंट अफेयर में एक नाम बताया था, द बोरिंग कंपनी, ये किस व्यक्ति की है बताओ? द बोरिंग कंपनी, मैंने शायद कल या आज के करेंट अफेयर में पढ़ाया है कि एलन मस्क की कंपनी है द बोरिंग कंपनी। और द बोरिंग कंपनी क्या काम करती है? सुरंग निर्माण का काम करती है। इसमें एलन मस्क 700 बिलियन यूएस डॉलर के साथ सबसे अमीर आदमी है। और ये अगर हम लोग बोरिंग की बात करें लल्ला, तो ये अलास्का और रूस के बीच में एक जल संधि है। अब वहां से वो याद आ गया तो करंट बताने के लिए मैंने ऐसे इसको, सर राइट आंसर बनेगा चीन और ताइवान के बीच में है फार्मोसा जल संधि। जबकि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। ये थोड़ा सा ज्यादा एग्जाम में पूछता है, डेविस जल संधि। और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, मलक्का का नाम सुने हो ना, मलक्का का नाम, तो लल्ला ये है आपके मलक्का, मलक्का जल संधि, ठीक है, मलक्का जल संधि ये है आपके। तो राइट आंसर बना मेरे भाई बहन दोस्त चीन और ताइवान, चीन और ताइवान। अगले पे आएंगे, ड्रोकिया जनजाति कहां से संबंधित है? ड्रोकिया जनजाति नागालैंड से, झारखंड से, त्रिपुरा से, लद्दाख से। बताओ ड्रोकिया। देखो मैं ना थोड़ा तुम लोग से आजकल टफ पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि एसएससी ने अपना पैटर्न बदला है, तो थोड़ा टफ पढ़ो, वो ज्यादा सही है। बीच बीच में आसान क्वेश्चन भी आएंगे। ड्रोकिया सर नागालैंड से, नागालैंड से तुम लोग कचारी जनजाति याद रखो, कचारी, क्योंकि ये इस समय चर्चाओं में है तो मैंने इसके बारे में बताया। सर झारखंड से मुंडा तो तुम लोग को याद होगा, असुर जनजाति। देखो जो तुम्हें याद है उसका बस मैं नाम ले लेता हूं। जैसे अगर अभी तुमको नागालैंड का मुझे बताना हो तो एक यहां की अंगारी नाम की जनजाति है, अंगारी, ये भी ध्यान रख सकते हो।
लेकिन अब झारखंड में तुम लोग मुंडा हो ये आपको याद रहता है। त्रिपुरा में रियांग, त्रिपुरा की रियांग जनजाति, इसका ध्यान रखिए। वहीं लद्दाख में ब्रोकपा, ब्रोकपा, लद्दाख की आप ब्रोकपा जनजाति याद रखिए, ब्रोकपा। अभी लद्दाख हम लोग 2-4 दिन पहले करंट अफेयर में पढ़े थे, यहां पे तिब्बती नव वर्ष जिसे कहा जाता है लोसर महोत्सव अभी मनाया गया है। तो हो सकता है आपका पेपर 1-2 महीने बाद रहे तो आपसे यही पूछ दे। एमटीएस का एग्जाम के बारे में आज हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है एमटीएस के एग्जाम जनवरी लास्ट में एमटीएस एग्जाम शुरू होगा। अभी वो दिल्ली पुलिस, फिर सीपीओ, फिर जनवरी लास्ट में आपका एमटीएस एग्जाम या फरवरी का फर्स्ट वीक रहेगा। एग्जाम डेट वोट आ जाएगी, तब तक अगर भगवान चाहे तो मेरा नया चैनल भी आ जाएगा और नए चैनल पे आप लोग मुझे मैं बता ही दूंगा क्या है नया चैनल, कैसे है। तो जो मैं नया चैनल लॉन्च करूंगा तो मैं एमटीएस की क्लासेस फिर उस पे लूंगा, नए चैनल पे जो मैं लॉन्च करूंगा, ठीक है। हाँ, तो कोई परेशान ना होगा, आंसू सर कहां गए, आंसू सर कहां गए, नए चैनल पे आ गए आंसू सर, लाएंगे नया चैनल, ला रहे हैं, लॉन्च करेंगे। अभी तो 28 तारीख को बुक लॉन्च हो रही है, पहली बात 28 तारीख को बुक लॉन्च हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या बना सर? राइट आंसर बनेगा मेरे लल्ला इसका लद्दाख, राइट आंसर लद्दाख, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना, डी ऑप्शन। अगले पे आएंगे। सकल पर्यावरण उत्पाद किसने गढ़ा है? सकल पर्यावरण उत्पाद किसने बढ़ाया है? कह रहा है सर आशुतोष भैया आपका नया चैनल कब आएगा? दिसंबर भी खत्म होने वाला है। लल्ला हम क्या बोले, अड्डा जब बोलेगा तभी ना हम नया चैनल पे आएंगे। अड्डा के परमिशन की मुझे जरूरत पड़ती है। लल्ला मैं कुछ भी बिना परमिशन के नहीं किया। मैंने जीवन में बड़ों का सम्मान करना सीखा है, ये बात जान लो। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, अपने बड़ों से परमिशन लेना उसके बाद ही कुछ करना हमने सीखा है। सकल पर्यावरण उत्पाद किसने गढ़ा है? सकल पर्यावरण, देखो यार सलीम अली जी तो नहीं गढ़े हैं सर। इनकी आत्मकथा बड़ी फेमस है, फॉल ऑफ स्पैरो। अगर कभी लल्ला तुमसे पूछ दे, ये बहुत बेहतरीन है, फॉल ऑफ स्पैरो, ये सलीम अली जी की। अगर आपको नई बात पता चली हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आत्मकथा, ये सलीम अली जी की आत्मकथा, ये तो बर्डमैन ऑफ इंडिया है सर, बर्डमैन। इसी तरीके से जो ये विश्वेश्वर सकलानी है ना, ये ट्री मैन ऑफ इंडिया है, ट्री मैन ऑफ इंडिया। इनको ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमने आपको फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया और आपके वाटर मैन ऑफ इंडिया ये सब पढ़ाया है। जाधव मोलाई पेंग को लल्ला फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ये सब क्वेश्चन कहीं नोट करके रख लिया करिए, ये आपको अब ये लेक्चर हो जाए तो रिकॉर्डेड के रूप में हो गया रहेगा आपको। और अनिल प्रकाश जोशी जी ने सकल पर्यावरण, ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद शब्द गढ़ा है। मैं आपके लिए बहुत खोज के ये क्वेश्चंस लाता हूं, ठीक है। और आज सुबह हमने द 10 मिनट शो में पढ़ाया है महत्वपूर्ण नियुक्तियां। कल मैं आपके लिए कोई एक और द 10 मिनट शो लेकर के आऊंगा, ठीक है, सुबह वही 8:45 पे करंट अफेयर के बाद। 1 औंस कितने के बाद, ये क्वेश्चन मैंने हूबहू क्वेश्चन करवाया है, बस मैंने टेस्ट के लिए जानबूझ के डाल दिया कि अब कितनों को याद है। क्योंकि मैं जिस दिन ये क्वेश्चन करवा रहा था मैंने बोला था कि तुमको अभी बता रहा हूं, तुम बाद में भूलोगे। अब बताओ 1 औंस, अब बताओ क्या इसका राइट आंसर है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं हमको 4 किलो का बच्चा हुआ है, जैसे हॉस्पिटल बोलते हैं, डॉक्टर लोग बताती हैं इनको 3.5 पाउंड का बच्चा हुआ है। तो आज तुम लोग को वो बता दें, 1 केजी 1 किलोग्राम बराबर होता है लल्ला 2.2046 पाउंड। अब ये रट लो, जीवन में काम आएगा। कभी पापा मम्मी बनोगे, कभी अड़ोसी पड़ोसी मामा मौसी बनोगे और डॉक्टर बोलेगी बच्चा 4 पाउंड का हुआ है, तुरंत समझ जाना लगभग 2 किलो का हो गया है। बच्चा इनको 6 पाउंड का बच्चा पैदा हुआ है, तो लगभग 3-3.25 किलो का बच्चा पैदा हुआ है। मतलब एक डॉक्टरी टर्म भी आपको जानना चाहिए नॉलेज के अलावा भी। अच्छा सर, 16 औंस बराबर 1 पाउंड होता है, 16 औंस बराबर 1 पाउंड होता है, ठीक है ना, 16 औंस बराबर 1 पाउंड होता है। और 1 पाउंड बराबर 0.454 किग्रा होता है, ठीक है ना, लगभग मतलब आधा। अब तुमको ऐसे याद रहेगा कि लगभग आधा किलो का 1 पाउंड होता है, लगभग 50 ग्राम कम। अब तो याद रखोगे ना कि लगभग आधा किलो का 1 पाउंड लगभग हो जाएगा सर,
ठीक है ना, 4.44। अच्छा ठीक है सर, राइट आंसर तो यही है, इसमें क्या घबराना है, राइट आंसर तो यही है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, अगला देखेंगे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का हार्डवेयर का क्या नाम है। अभी तो हम लोग एआई पे चल रहे हैं, अभी तो हम लोग एआई पे, मैं पिछली बार जब एमटीएस जीडी पढ़ा रहा था तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, हालांकि ये मैं चौथी पांचवी बार बताने जा रहा हूंगा, मुझे उम्मीद है फिर भी आपको याद है कि नहीं याद है। पहली पीढ़ी में तो सर वैक्यूम ट्यूब का ही उपयोग होता था, दूसरी पीढ़ी में लल्ला ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था, इसको सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब चिप्स का निर्माण हुआ था। चौथी पीढ़ी में जाकर के, अरे यार यहां पे तो तीसरा लिखना चाहिए था ना, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और सर अभी चल रही है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में एआई का उपयोग चल रहा है, ठीक है ना। पांचवी पीढ़ी में क्या चल रहा है, जो आपके 1990 से अब जो चल रहा है वो एआई, हालांकि 90 में एआई नहीं आया था, लेकिन अब पांचवी पीढ़ी में एआई का उपयोग चल रहा है। अगले पॉइंट पे आएंगे, अब उत्तर प्रदेश होमगार्ड वाले बच्चों का पेपर, तुम लोग तो थोड़ा ये सब ठीक ठाक से पढ़ लेना। होमगार्ड का पेपर पहली बार होगा, और होमगार्ड के पेपर में मैं बता दूं उत्तर प्रदेश पुलिस के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पुलिस के पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम कहां स्थित है, क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम कहां स्थित है। इंग्लैंड में गुरु टेंट ब्रिज है, हेडिंगले है, ठीक है ना। इंग्लैंड में एक बड़ा अच्छा स्टेडियम है, हेडिंगले, टेंट ब्रिज, ये भी है इंग्लैंड में। अच्छा सर, ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड के पिच पे भारत जीता था सर, वो तो हमको याद है, एडिलेड के पिच पे। सिडनी, अब ये सिडनी वाला इजी है तो क्या ही इसको, सिडनी। न्यूजीलैंड में सर जब इंडिया जाती है ना तो एक मैदान है यहां पे ईडेन पार्क, वहां जाके मैच वो हार जाती है, ईडेन पार्क। त्रिनिदाद एंड टोबैगो क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम। क्यों मैंने ये ऑप्शन में डाला, इसलिए कि जो 23-24 वाला जो T20 वर्ल्ड कप था वो यूएसए और वेस्ट इंडीज, त्रिनिदाद एंड टोबैगो इन्हीं सब पिचों पे हुआ था, इसलिए मैंने इसको आपके ऑप्शन में डाला था कि कहीं भूल तो नहीं गए, वर्ल्ड कप क्वेश्चन आए तो हो जाना चाहिए। हाइड्रा जेलीफिश किस संघ वर्ग में शामिल है, बताओ लल्ला। हाइड्रा जेलीफिश किस मतलब हाइड्रा जेलीफिश किस संघ वर्ग में शामिल है, बताइएगा, बताओ। हाइड्रा जेलीफिश ले जाओ, वो नहीं, मैं इतने पानी से हो गया, ठीक है यार। अब सही में धीरे धीरे बुढ़ौती आ रही है, अब ना 7 साल से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं अब चैनल वैनल थोड़ा इधर उधर कर लें, क्योंकि सोच रहा बहुत लंबा पढ़ाएंगे नहीं, फिर तुम लोग नौकरी ले लो, हमको भी 500-500 रुपया देते रहना, और छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं वही उन्हीं सबको मैं पढ़ाऊंगा। फिर इसका आंसर करो सर। मोलस्का संघ में गुरु घोंघा आता है, घोंघा बसंत है क्या आप, और सर वो भी आता है मोलस्का में ऑक्टोपस, जिसके 8 हाथ होते हैं, ऑक्टोपस आता है। एक्चुअली मैं इन्हीं दो को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोलस्का से मेनली यही पूछता है। जितने भी ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जिनका सर और धड़ अलग अलग है वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, आइए उनके साथ आनंद लिया जाए। गुरु तितली, हाँ सर, तुम लोग बताना कि क्या इनका सर और धड़ अलग होता है, हाँ सर होता है। मक्खी गुरु हाँ होता है। दीमक, हाँ गुरु इनका भी सर और धड़ अलग होता है। तो खटमल की भी बात कर लिया जाए, मकड़ी की भी बात कर लिया जाए। मकड़ी, खटमल, तुम्हारे घर वाले सब सुनेंगे तो कहेंगे ये मास्टर ना कुछ भी बोलता है। हाँ क्या, तिलचट्टा, काकरोच, हाँ वो भी आएगा भैया। तिलचट्टा कह लो, काकरोच कह लो, सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएंगे। एनीलिडा, सर वो जो होते हैं ना, जो केचुआ हुए, जोक हुए, जो पानी में रहते हैं यार, अर्थवाम जिसको आप कहते हो, केचुआ। जो गांव में नहीं पाए जाते, नदी उदी तालाबों के किनारे एकदम चिपक जाते हैं, ससुरा खून पी जाते हैं। और सर इसमें हाइड्रा और जेलीफिश ये सिलेंट्रेटा ग्रुप में आते हैं। हाइड्रा और जेलीफिश सिलेंट्रेटा, या इसी को निडेरिया भी कहा जाता है, इसी को निडेरिया भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो डी ऑप्शन। अगला क्या है सर, भारत की प्रथम निजी ट्रेन कौन सी थी। प्रथम निजी ट्रेन इसलिए क्योंकि अभी भारत सरकार ने अपनी हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किया है, कहां पे, जिंद
और जिंद लिखना चाहिए, तो ये लिखें जिंद और सोनीपत मार्ग पे, जिंद सोनीपत मार्ग। ये मैंने उसको आज से 20-25 दिन पहले का करंट अफेयर होगा कि जिंद सोनीपत मार्ग पे भारत ने पहली अपनी हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किया है। वहीं रोहतक मार्ग पे, ये भी हरियाणा में ही पड़ता है, ठीक है ना, रोहतक मार्ग पे पहली सीएनजी ट्रेन का परीक्षण हुआ था। जिंद और सोनीपत पे हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण हुआ है। और पहली निजी ट्रेन, ठीक है ना, पहली निजी ट्रेन कौन सी रही ये आप बताइएगा। ये वंदे भारत, जिसे आप, ये बिना इंजन वाली ट्रेन इसको कहा जाता है, बिना इंजन वाली ट्रेन, भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन, ये आपके वंदे भारत है। रेलवे फेरी क्वीन एक होकर सी, अरे मतलब सही से देखो, ये विश्व का सबसे पुराना रेलवे इंजन है। ये विश्व का सबसे पुराना रेलवे इंजन वो ये है बेटा, रेलवे फेरी क्वीन तेजस। हाँ गुरु यही सही है, तेजस 2019 में आई थी, भारत की प्रथम निजी ट्रेन यही थी, तेजस थी। अच्छा अगले पे आएंगे लल्ला, अगला देखेंगे, सैमुअल्सन के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? बहुत बड़ा राइटर है सैमुअल्सन, ठीक है ना। क्या है सर? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स? नहीं सर, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल नाम के अर्थशास्त्रकर्ता ने लिखी थी। कल मैंने इन लोगों के सिद्धांत आपको पढ़ाए थे। दास कैपिटल सर बच्चा बच्चा रटा हुआ है, ये लिखा है कार्ल मार्क्स ने, तो मैं चलो कार्ल मार्क्स पूरा लिख दिया जाए, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। हाउ टू पे फॉर वॉर, ये किया है, लिखा है किन्स नाम के राइटर ने। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये लिखा है आपके सैमुअल्सन ने। ये किसने लिखा है? सैमुअल्सन ने लिखा है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखो मेरे क्लास के क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट टाइप के हैं, या यूं कह ले थोड़ा बहुत टफ भी हो सकते हैं, मॉडरेट टू टफ के बीच में है। लेकिन अब एसएससी का नया पैटर्न ही है ये। आप मेरी पुरानी क्लास उठा के देखो, जब उनका पैटर्न इजी था, थोड़ा सा वैसे, तो मैं वैसे पढ़ाता था। अब एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न थोड़ा टफ हुआ है लल्ला, विश्वास मानो कट ऑफ अब थोड़ा ये एडिक्विटी वगैरह के आने से जा रहे हैं, तो मुझे भी तो वही पढ़ाना पड़ेगा अब। तो इसलिए कोई बुरा मत मानो यार कि गुरु अब आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं। ये निम्न में से किसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? आओ देखा जाए। जिनेवा में नहीं है सर, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका तो है इंटरनेशनल टेली ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, इसका भी है सर। अंकटाड, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, इसका कहां है गुरुजी? इसका भी है जिनेवा में। यही है जिसका जिनेवा में नहीं है, तो फिर इसका कहां है? यूनाइटेड नेशन औद्योगिक विकास संगठन। आज मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र विकास संघ का आपके मुख्यालय कहां पे है? क्योंकि ये जितने हैं, चाहे आप WTO की भी बात कर दो, उसका भी जिनेवा में ही है, ठीक है ना। अगले पे आएंगे। आज कमेंट में चेक करूंगा आपके, यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा है सर, यात्रा पे ही मत भेजिए, सबसे अच्छी दवा है पायरेथ्रिन, एलिथ्रिन, कार्बन टेट्राफ्लोराइड या क्लोरोटोन, बताओ। अब देखो इससे सामान्य जानकारी भी आपकी बढ़ेगी। सर ये तो जो मच्छर भगाए जाते हैं, आपने ही बताया है, उनके क्वाइल में होता है, लाइट वेट कट गई, क्वाइल जला के बढ़िया सो गए, ये तो सर लेकिन अगर लाइट है तो तब तो तुम बोर्ड में स्विच खोसोगे, इसे दबा दोगे, मतलब जो मच्छर वाली दवा आती है, ये तो सर उसका है। मैंने 2-4 बार बताया है, लेकिन फर्ज तो यही है कि बार बार बताइए जब तक लड़का या लड़की सक्सेसफुल ना हो जाए। कार्बन टेट्राफ्लोराइड, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अग्नि बुझाने वाले जो अग्निशमन यंत्र होता है उसमें किस का प्रयोग किया जाता है? तो जो नहीं होता है उसमें अग्निशमन यंत्र, इसमें लल्ला यही भरा रहता है, कार्बन टेट्रा। और क्लोरोटोन का उपयोग किया जाता है कि चक्कर उक्कर आवे तो भैया क्लोरोटोन ले लो। ये तो हम ही को ले लेना चाहिए, ये तो हम ही को ले लेना चाहिए। आइए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोरोटोन, एथिलीन की पहचान किस रासायनिक सहसंयोजी से होती है? एथिलीन की पहचान किस रासायनिक सहसंयोजी से होती है? यार इस समय गेहूं वहू में पानी लग गया होगा ना गांव में,
मुझे तो यार 2 महीने हो गए गांव नहीं गया हूं, बनारस ही नहीं आया तो गांव क्या जाऊंगा। तो आज मैं रात में लेटे लेटे सोच रहा था कि गेहूं में पानी लगा होगा कि नहीं, याद आती है वो चीज। अब 9th-10th में आदमी कूद कूद के यही किया है, कभी दादाजी के साथ तो कभी नानी के गांव गया तो वहां भी ये किया है। मैंने गेहूं में खूब पानी चढ़ाया है। और पता नहीं तुम लोग ये किए हो कि नहीं, वो ट्रैक्टर के पीछे जैसे खेत जुत गया, अब वो हल लगा हुआ है, उसके पीछे बांस की ऐसे पट्टी लगाई जाती थी, बांस की, बड़ा मजेदार होता है। ऐसे बांस की पट्टी ये रस्सी से बंधी हुई लगाई जाती थी और इसको ट्रैक्टर में इसे बांध दिया जाता था। इसी पे हम और भैया और बड़े पापा के लड़के लोग बैठ जाते थे और फिर वो ट्रैक्टरवा को इसे पकड़ के उसी बैठे रहते थे और ट्रैक्टर चलती रहती थी। बांस की लकड़ी, इसी पे हम लोग बैठे हुए मार कीचड़ पानी एक कर देते थे। और एक बार की बात है, अब जैसे इसके आगे लगा रहता था हल, वो नहीं ट्रैक्टर का जो हल होता है खेत जोतने के लिए, वो लगा हुआ था। कोनो गड्ढा में घुस गया, कोई गड्ढा में घुस गया, उसमें से कुछ सांप निकल के खड़ा हो गया। हम लोग तब 10वीं-11वीं में थे, तुरंत यहां पे स्नैक निकल आया, सांप निकल आया खेत में। ये होता है, हम भैया बड़े पापा के लड़के कूद के किनारे, अरे बाप रे बाप सांप आया, सांप आया, फंस जाता था मैटर। उस दिन के बाद फिर इस पे बैठना छोड़ दिए कि ना 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 इस पे नहीं बैठेंगे, सांप वाप कूदा देगा ससुरा। फिर बैठना छोड़ दे, डर गए यार। 10वीं-11वीं में थे, डस लेता तो आज हम यहां डसते तुमको। C2H4, तो सर C2H2 क्या है? एसीटिलीन, ठीक है ना। ये क्या है सर? एसीटिलीन, एसीटिलीन, टीलीन, एसीटिलीन है, ठीक है ना। अब ये क्या है सर? CH4 तो मीथेन, ये सबको पता होगा, CH4 मीथेन है सर। और NH3 क्या है सर? अमोनिया है, ठीक है ना, अमोनिया है। अगले पॉइंट पे आएंगे। मैथन बांध किस नदी पर बना है? मैथन बांध किस नदी पर बना है सर? रावी, रावी तो सर इसके ऊपर थीन बांध बना है, थीन बांध। तो गुरु ये वाला नहीं। बराकर नदी पे या ब्यास पे या कावेरी? कावेरी पे मैट्टूर याद रखना, मैट्टूर बांध। अभी कावेरी नदी यार आज करंट अफेयर में किसी वजह से चर्चा में थी। आज सुबह करंट अफेयर में कावेरी नदी हमने कुछ बताया था। हाँ मैं बता रहा हूं, कावेरी नदी के ऊपर नदियों में जो उदबिलाव नहीं होते हैं, जो कि ताजी मछली मार करके खाते हैं, 4 से लेके 12 के झुंड में होते हैं, उनकी संरक्षण के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है, उदबिलाव संरक्षण प्रोग्राम तमिलनाडु में, ठीक है ना। ये आज सुबह मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था, तो वो कावेरी से याद आ गया, ठीक है। हमको लग रहा है मुझे 1-2 दिन में जुकाम होगा, क्योंकि आज सर भारी भारी हो गया। आज दिन भर ना नहाए ना खाए, सब मतलब पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ा गया। ब्यास, ब्यास नदी ब्यास के ऊपर नहीं है सर, बराकर के ऊपर है, ठीक है ना, बराकर के ऊपर। अगले पे आएंगे। रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजना के मध्य लागू हुआ था? रोलिंग, मेरे शहर ही अच्छा लगता है, हालांकि गांव भी अच्छा होता है। अरे गांव अच्छा होता है। सूरज प्रकाश लिख रहे हैं मेरे को शहर ही अच्छा लगता है। नहीं लल्ला, गांव शहर दोनों की वैल्यू है, गांव शहर दोनों की वैल्यू है। खाली वो शहर की ही ना वैल्यू है ना अकेले गांव की वैल्यू है, दोनों का अस्तित्व है, दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो जिन लोग को ये लग रहा हो कि सर बहुत अच्छा अंदर काला पहने है ऊपर कोट पहने हैं, वो जो जाड़े के दिन में अंदरवा पहना जाता है ये वही है। एक को लिख रहा है सर आपका ब्लैक वाला टी-शर्ट, ये कुछ खास नहीं है, सुबह से गए नहीं है तो बस टी-शर्ट उतार दिए करंट अफेयर वाला, अंदर वाले बनियान पे तुमको पढ़ा दिए, खत्म बात बस। हाँ ये टी-शर्ट अच्छा है सर। अब सच्चाई जाने भाई। रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य लागू हुआ है? बताओ किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के? सर 5वीं 6वीं के बीच में लागू हुआ है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला, हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? हाइपो का रासायनिक नाम क्या है बताओ? हाइपो का अब ये नहीं याद होगा सर, नाइट्रस ऑक्साइड। कैसे? ये तो लॉफिंग गैस है। ये कौन सी गैस है गुरु? लॉफिंग गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस है लल्ला, ये लॉफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। सोडियम थायोसल्फेट, इसका केमिकल फार्मूला पता है? Na2S2O3, हाँ S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। क्विक सिल्वर, सर ये तो मरकरी है जिसे हम लोग Hg लिखते हैं, ये तो मरकरी है क्विक सिल्वर, तो गुरु ये भी नहीं है। फिर कार्बोनिल डाइक्लोराइड,
ये तो सर COCl2 है, इसी को तो सर हम लोग फास्जीन कहते हैं। फिर तो मैटर फंस गया, एक ही है जो आप नहीं लिखे थे, दैट इज ये सर नाइट्रस ऑक्साइड का भी लगे हाथ हो जाए, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग हाइपो कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, नीला थोथा, हरा कशिश, सफेद थोथा, जैसे वो फिटकरी जो होता है जिसे हम लोग केमिकल नेम पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, बचपन में मास्टर रटवाते थे, फिर जब हम लोग को याद हो जाता था तो ऐसा लगता था जैसे केमिस्ट्री के विद्वान बन के फिर रहे हैं। अगले पे आइएगा, अगला क्या है? एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को सब अपनी आंख से देखा था, तो क्या दूसरे की आंख से देखेगा? कह रहा स्वयं देखा। वह कौन था भाई? दूसरे की आंख से थोड़ी देखेंगे। तो सर वो हुआ करते थे मात्र एक व्यक्ति, काशीराज पंडित जी। हम काशी के हैं तो हम ही को मान लो कि पानीपत की लड़ाई हम देखे थे। अगले पे आओ। भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? शको ने, कुषाण ने, हुड़ ने, अरब ने। सर ये तो आप कल ही बताए थे कि सर इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया था, इसके नीचे मैंने लिखा था वो अरबी, फिर सल्तनत काल वाले और उसके बाद मुगल। तो सर सबसे पहला आंसर शक। ये तो कल हुआ था भाई, आज ये वो वाला क्वेश्चन है, धप्पा। ले अब आंसर करके बताओ। शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? सर ये दीवार तोड़वा रहे थे। एक उस समय हथियार था उक्का नाम का हथियार। ये ऐसा हथियार मान लो कि ये तोप गोला उगलता था, ये गोला उगलता था, ठीक है ना। एक प्रकार का तोप था जो आग का गोला उगलता था। यहां पे दीवार थी और ये उक्का नाम का हथियार था, उक्का हथियार। अब देखो हुआ क्या, यहां पे इसके ढेर सारे गोले रखे हुए थे। हम खड़े थे ना वहां पे गोले, यहां पे खड़ा था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कहा तोड़ दो कालिंजर की दीवार। 1545 में युद्ध तैयार। कई दिन से कालिंजर के किले का घेरा डाले शेरशाह सूरी खड़ा था यहां, SSS शेरशाह सूरी। तो इसमें से एक को गोला उठाया इनके खिलाड़ी ने, मारा एकदम धड़धड़ा के, आके लगा इस पे धम। लेकिन कालिंजर की दीवारें इतनी मजबूत थी कि वो गोलवा पलट के आ गया, भम, और यहां पे फटना शुरू हो गया, भूम 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 भूम, गए खेल खेल पर धड़ाम। यहीं तो खड़े थे शेरशाह सूरी, ये भी घायल हुए और कुछ दिनों बाद इनकी देहांत हो गई। तो कालिंजर के युद्ध में उक्का नामक हथियार का प्रयोग करते समय शेरशाह सूरी घायल हुए और यही एग्जैक्ट युद्ध की सिचुएशन थी, यही युद्ध की सिचुएशन थी। हम हिस्ट्री में थोड़ा सा हमको बड़ा मजा रहता है, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। भले मैंने इंजीनियरिंग किया है, बीटेक एमटेक किया है, बट दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैंने सिचुएशन को जीता हूं कि अच्छा उक्का ऐसे चलाई, हम पढ़े हैं इसको, एकदम चापे हुए हैं, ठीक है ना। कभी तुम लोग मुझसे कभी हिस्ट्री के क्लास में मिलना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मेरे पेड बैच का हिस्ट्री का क्लास का अगर कोई इसमें स्टूडेंट हो और अगर उसको सचमुच में हिस्ट्री अच्छा पढ़ाते हुए दिखता हूं, तो यार आज इन लोग को भरोसा के लिए 777 लिखो कि हाँ गुरुजी। आज जिनको भी लगता है कि सर आप हिस्ट्री बहुत सटीक बताते हो, वो 777 लिखो। लल्ला मुझे ना हिस्ट्री बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं इन युद्धों पे एक एक घंटे में बात कर सकता हूं, इतना मैं मतलब इनको मैंने जिया है। खुद लड़ रहे थे ना चाकू लेके, कोई मारेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं। अगले पे आओगे। पंचायती राज प्रणाली का कार्यकाल कितने वर्षों का था? सब पढ़े हो का यार तुम लोग। एक दिन मैं यूट्यूब पे भी थियरी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो होता क्या है ना, जब यूट्यूब पे थियरी पढ़ाओ तो जो बाद में आते हैं भाग जाते हैं। बताओ इसका क्या आंसर होगा? पंचायती राज प्रणाली का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सर 5 वर्षों का होता है। पंचायती राज के पापा बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है, उन्होंने 3 टियर लाया था, अशोक मेहता ने 2 टियर लाया था, ठीक है ना। 64वां संविधान संशोधन पंचायती राज से रिलेटेड है, लेकिन फेल हो गया था लोकसभा राज्यसभा में। आपके 73वां 74वां पंचायती राज से संबंधित है। अगले पाएंगे, बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत अंजदीप को कहां स्थापित किया गया? ये आज सुबह का करंट अफेयर है। इसको अभी कमीशन किया गया है चेन्नई में, लेकिन इसकी आधिकारिक जो औपचारिक आधिकारिक होता है वो होगा अभी 10 या 13 जनवरी, 10 से 13 जनवरी को। एक्चुअली भारत सरकार 8 ऐसे वाटर जेट युद्धपोत बना रही है। उन 8 वाटर जेट युद्धपोत में से ये तीसरा है जो चेन्नई में कमीशन किया गया है, ठीक है ना। जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा बनवाया जा रहा है। तो ये है। अगले पाएंगे सर, दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी कारीवा को किस देश ने फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है? सर जापान ने शुरू करने की मंजूरी दी है। 2011 के सुनामी में यह बंद कर दी गई थी। जापान की एक कंपनी है टेप्को,
टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। उसने कहा है कि यहां पे 8 परमाणु संयंत्र हुआ करते थे, उनमें से 8 बर्बाद हो गए थे लगभग, उनको फिर रीजनरेट किया गया है, तो किसी एक को फिर से शुरू करते हैं। अब इसके बारे में अगर आपको डेली पढ़ना हो तो करेंट अफेयर मैं डेली सुबह 8 बजे पढ़ाता हूं, प्लीज उस पर लाइव आ जाया करो। अब कल भी चलेगा, ठीक है ना, कल भी चलेगा करेंट अफेयर। तो आज के लिए 25 क्वेश्चन कि वो एआई वाले क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। यार मैं बताऊं, एआई वाले क्वेश्चन वहां बड़े आसान होते हैं, मेरे को इनमें मजे नहीं आता है। एआई वाले जो नए नए हैं, मैं मतलब अब जो देखो, अभी मैंने अपने 25 क्वेश्चन पढ़ाए, अब ये तुमको बताने हैं एआई वाले, ठीक है। चलिए आइए सर, पहला, अच्छा ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐप के ऊपर टेस्ट दिया है और वो अच्छे मार्क्स लाए हैं, जैसे राधिका प्रजापति, चंदन कुमार बेहरा जी, जीतू मीना, आरती प्रजापति, प्रिया, पप्पू मल्लाह, अमरजीत समस्तीपुर, दिलीप यादव जी, कुमकुम और रिकी झा। ऐप के ऊपर डेली टेस्ट होता है। इसी सेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है आपके क्या लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पे जाके आप ऐप के ऊपर डेली टेस्ट दे सकते हैं। ये फ्री होता है और आप अपने टॉपिक वाइज टेस्ट को अटेम्प्ट करके आपका भी नाम यहां आ सकता है अगर आप टेस्ट दे तो, ठीक है ना। अड्डा का ऐप डाउनलोड इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो है। छऊ नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? 10 मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। छऊ नृत्य झारखंड से, छऊ नृत्य झारखंड। पंडित रविशंकर, बताओ ये आसान नहीं है सर। सितार से अगला, 2011 में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? भाई जनगणना और इससे तो क्वेश्चन पूछता है, तो सर सबसे कम हुआ करती थी बिहार की। भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? पहले नंबर पे तो उत्तर प्रदेश है आबादी के मैटर में, दूसरा सबसे है सर महाराष्ट्र। अगला, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 सर संबंधित है रोजगार के समान अवसर से। 17 छुआछूत का अंत है। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना सर 2012 से लेकर 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता संबंधित है सर डी ऑप्शन, कांस्य युग से। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सर बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी। सूरत विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? सर सूरत विभाजन मतलब 1907 और मार्ले मिंटो रिफॉर्म मिंटो था सर। 1909 में मिंटो रिफॉर्म आया था, 7 में वो हुआ था, तो उसी से अपना हो गया। केलू चरण महापात्रा सर ये गुरु हैं ओडिसी नृत्य के, ठीक है ना, ये गुरु हैं ओडिसी नृत्य के। एच युकावा ने निम्न में से किसकी खोज की थी? बताना। एच युकावा ने निम्न में से किसकी खोज की थी? परमाणु की, बताओ परमाणु की खोज की थी एच युकावा ने या किसकी खोज की थी, ये आपको बताना है। हेलियोग्राफी की तो डी गबोर ने, डी गबोर, ठीक है ना, डी गबोर ने की थी। हेलियोग्राफी की डी गबोर ने की थी, तो इनका तो नहीं है सर। परमाणु की खोज तुम लोगों को याद होगा, डाल्टन का परमाणु की खोज किया था। मेसान और पॉजिट्रॉन की खोज, ये पॉजिट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, एंडरसन ने। युकावा ने किया था मेसन। अब इसी में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, समझ रहे हो ना, इस तरीके के। फोटॉन की खोज आइंस्टीन। ये 6-7 हैं जो आपसे एग्जाम में पूछता है। अगले पे आओगे, लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? लुहरी, सोच समझ के बताना। देखो भागीरथी नदी वाला सबको याद होगा, लुहरी वर्ड नहीं है सर, टेहरी, ठीक है ना। कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? तो टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नर्मदा के ऊपर देखोगे तो सरदार सरोवर, ठीक है ना, सरदार सरोवर पड़ता है नर्मदा के ऊपर। और ये रेलवे में खूब पूछता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। जीडी वालों तुम लोग कृष्णा नदी के ऊपर श्री सैलम भी याद रखना। श्री सैलम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और कृष्णा नदी के ऊपर ही नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अब बचा कौन सा? बचा सर सतलज। बचा कौन सा? सतलज। देखो रेलवे में ये दोनों अक्सर पूछा है, जीडी में तो थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है ना, और रहना ही रहना है। अगला आएंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग कहां होता है?
मैंने जानबूझ करके ये चारों ऐसे ऑप्शन लिखे जो आपके रेलवे और एसएससी में कॉमन पूछता है, चाहे एनटीपीसी की बात कर लो, एएलपी की, जीडी की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, ये चारों एसएससी और रेलवे के पेपर से उठाए गए ऑप्शन है। ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में थे, मैंने ऑप्शन में बदल दिया कि मैं इन सबको पढ़ा सकूं, ठीक है ना। चलो बताओ इसका क्या होगा। देखो, भीड़ को तितर बितर करने में आपको पता होगा अश्रु गैस या टीयर गैस का प्रयोग करते हैं। आइडोफॉर्म का नाम सुना है? आइडोफॉर्म जीवाणुनाशी के रूप में, जीवाणुनाशक, ठीक है ना, जीवाणुनाशक के रूप में हम आइडोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइडोफॉर्म का खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में अगर हम लोग बात कर दें तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। देखो मेरे ना क्लास का ना नोट्स जरूर बनाया करो, क्योंकि मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, ये तुम्हें रेलवे और एसएससी दोनों के लिए। मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ कहता हूं लल्ला, तुम जहां इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, इन चार में से एक तुम्हारे पेपर में रहेगा और कंफर्म रहेगा, ठीक है ना। अगला आ जाओ लल्ला। तो इसका एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग कहां करते हैं? एंटी फ्रिज के रूप में। जैसे यूरोप के देश नहीं है, वहां पेट्रोल जम जाता है, तो पेट्रोल में इसको मिला दिया जाता है कि सुबह करवा स्टार्ट करने लगे तो जमा हुआ ना मिले, इसको पेट्रोल में उपयोग किया जाता है। अगले पे आएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है, देख लो एक मिला करा, सी कंफर्म करेक्ट है। और याद रखना, आज एमटीएस के स्टूडेंट के लिए 7:45 बजे आवाज उठानी है, ये बात याद रखना, कोई हटना मत, साथ देना यार। पूरे यूट्यूब की स्थिति उठा करके देख लेना, यहां से लेके कहीं तक कोई भी एमटीएस स्टूडेंट, आज रेलवे का थोड़ा सा शिफ्ट सेकंड का एएलपी का हुआ, 36 तो बड़े बड़े फैकल्टी और चैनल वालों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, लेकिन एमटीएस के नाम पे कोई सांस नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम हो चुका है, कोर्स उनका बिक चुका है, पढ़ा चुके हैं वो, अब आवाज उठा करके वो क्या करेंगे? समझ रहे हो ना? अब आवाज उठाने से कोई मतलब नहीं, जबकि 1000 सीट कम नहीं होती अगर उसकी धांधली हुई है तो ये अंतर होता है। अभी रेलवे का क्यों आवाज उठाया जाएगा? क्योंकि एनटीपीसी अभी 4 महीने बाद होगा, उसका कोर्स बिकना बाकी है। अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आनी बाकी है, तो उसका कोर्स बिकना बाकी है, तो रेलवे के मुद्दे पे आवाज उठाओ। आज एएलपी का आरा सेंटर सेकेंड शिफ्ट का पेपर शायद लीक हो गया या कुछ दिक्कत हुई, उसके लिए तुम देख लेना, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े लोग रेलवे का पेपर लीक, रेलवे का ये, रेलवे का वो करेंगे, ताकि वो बच्चों की नजर में आ जाए। क्योंकि अभी ग्रुप डी बेचना है, अभी एनटीपीसी बेचना है, लेकिन एमटीएस तो बिक गया ना, एमटीएस का काम हो गया, क्यों कोई आवाज उठाएगा? बड़े गेम होते हैं यार, इस बात को जरा समझा करो, समझ रहे हो ना। लेकिन तुम लोग साथ देना, कुछ हो ना हो, पिछले 5 दिन से मैं लगा हूं, अभी भी मैं लगा रहूंगा अंटिल अनलेस जबकि अररिया सेंटर का, पूर्णिया सेंटर का कुछ हेसनेस ना हो जाए। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी योजना लॉन्च हुई थी? मैं लिख के दे रहा हूं, गलत करोगे। चलो ज्यादा ज्ञान है, ये लो, ये भी 2015 में ही लॉन्च है, ये भी 2015 में। अब बताओ, ये भी 2015 में, ये भी 2015 में। नहीं सोच लो कौन कहां पे, सोचो 2015 सर। अगर हम लोग बात कर दें 2015 की, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक इसमें से है जो 2014 की है। अब वो अगर तुम पकड़ लो, अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी, यही सही आंसर है, अगस्त 2000। ये दोनों 2015 की हैं, लेकिन याद रखना एक अप्रैल की है, एक मई की है। ये आपके अप्रैल की है, ये आपके मई की है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये तो बहुत बाद में आई थी यार, अभी इसको मुझे अच्छे से याद है। उज्ज्वला योजना ये 2016 में आई थी, उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से इसको लॉन्च किया गया था, उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से इसको लॉन्च किया गया था। 2014-15 की योजनाएं आपके पेपर में ज्यादा रहता है, ये याद रखिएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला पॉइंट, एल्केन, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिस्ट्री रेलवे वगैरह के लिए बहुत जरूरी होता है, और एसएससी। देखो ये तो अल्कोहल ग्रुप का है, अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल ग्रुप का होता है, OH अल्कोहल ग्रुप का होता है। CnH2n, 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 N-2, N+2, और सिर्फ ये बताइएगा, ये जो +2 है ना, ये सही है लल्ला। एल्केन ग्रुप का CnH2n, वेयर N इज द नंबर,
और ये जो है CnH2n ये एल्कीन ग्रुप का होता है, एल्कीन, याद रखना ये एल्कीन ग्रुप का रासायनिक सूत्र होता है। और CnH2n-2 ये एल्काइन ग्रुप का होता है। किस ग्रुप का होता है? एल्काइन, एल्काइन ग्रुप का होता है, ठीक है ना, ये एल्काइन ग्रुप का होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये एल्काइन ग्रुप का होता है। अगला सी ऑप्शन। अच्छा, एक बात ईमानदारी की है ना, एमटीएस के बाद से तुम नोट कर लेना, जब मुझे लगा था, मैंने बैच लॉन्च किया था एमटीएस के लिए, तब मैंने कहा था बच्चा कोर्स ले लो, पढ़ लो, सच है ना। उसके बाद से मुझे नोटिस करते हो ना कि मैं कुछ भी किसी मुद्दे पे नहीं बोलता हूं। मुझे जिस दिन लगा ना कि तुम्हें समझाने की जरूरत है, मैं उस दिन बोलूंगा, और शायद उनमें से आज एक दिन की जरूरत है, ठीक है ना, आज एक दिन जरूरत है एमटीएस वाले स्टूडेंट के लिए, तुम लोग को साथ आना है सबको, ठीक है ना, 7:50 पे। कौन सी प्रतियोगिता ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है? कौन सी प्रतियोगिता ग्रास, हार्ड और प्लेक्सिल्सन करके होता है, उसके ऊपर देखो। हार्ड कोर्ट पे तो आपके ये भी है यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन भी, ठीक है ना, हार्ड कोर्ट, हाँ सही है यार, हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है आपकी ये वाली किस पे, तो यहां पे लिख लो हार्ड पे खेली जाती है। हाँ, विंबलडन विश्व की सबसे पुरानी टेनिस प्रतियोगिता है जो कि लंदन में खेली जाती है और 1877 से खेली जा रही है, सबसे पुरानी यही है। अगर ऑस्ट्रेलियन की बात कर दोगे कि सर आज फ्रेंच किस पे, फ्रेंच तो सबको पता है क्ले पे खेला जाता है, मिट्टी पे खेला जाता है, और ये भी हार्ड पे ही खेली जाती है, ठीक है ना, ये भी हार्ड पे खेली जाती है। अभी फ्रेंच ओपन, बजरी का शेर राफेल नडाल ने संन्यास लिया है, वो अपने जीवन में 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, उनमें से 14 बार फ्रेंच ओपन ही जीते हैं। तो स्पेन के राफेल नडाल का भी नाम याद रखना, क्योंकि राफेल नडाल ने अभी अभी संन्यास की घोषणा की है, तो वो आपसे पूछ सकता है राफेल नडाल के बारे में। क्ले मतलब लल्ला मिट्टी होता है, मतलब मिट्टी के कोर्ट पर खेली जाती है जो आपके, वो है आपके फ्रेंच ओपन। दुनिया का सबसे पुराना है विंबलडन, ठीक है ना, जबकि फ्रेंच बहुत लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट इतना भी नहीं है, 1925 में शुरू हुआ था। और ये आपके यूएस ओपन, ये सेकंड सबसे ज्यादा पुराना है। यूएस ओपन की बात करोगे तो 1881 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी अपने 1905 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ था। कभी कभी पूछता है कि वह कौन सा ओपन है जिसमें खिलाड़ी सफेद कपड़ा पहन के केवल खेलते हैं, तो सफेद कपड़ा पहन करके, सफेद ड्रेस पहन करके विंबलडन में खेला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी विंबलडन ही है, दुनिया का सबसे पुराना है विंबलडन। फ्रेंच वाला पेरिस में खेला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके, कभी कभी तो शहर पूछ देता है कि कौन कहां खेला जाता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट है। बालों का झड़ना, ये क्वेश्चन मैंने पेपर से ज्यादा लड़की लड़कों के तुम लोगों के लिए डाला है, ठीक है ना, तुम लोगों के लिए डाला है। बताओ जरा कौन सा विटामिन कैसा, बताइएगा। B2 राइबोफ्लेविन, सर B2 राइबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से होने वाला रोग किलोसिस है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा सर, ये है सर राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, राइबोफ्लेविन, मतलब सर ये ऑप्शन तो नहीं होगा। B5 सर ये बहुत लोग नहीं होते कि ये सर मेरा बाल बड़ा सफेद हो रहा है यार, तो जो बालों का सफेद होना, पैंटोथेनिक, याद रखना, बाल सफेद होना, ये B5 की कमी से होता है। अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर क्या कमी है, पैंटोथेनिक की कमी है, पैंटोथेनिक की कमी है। अच्छा सर, अब आता है B3 या H को तो सर हम लोग बायोटीन कहते हैं, और यही राइट आंसर है। H को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? बायोटीन के नाम से जानते हैं, त्वचा रोग। और B3 की कमी की वजह से निकोटेनिक एसिड, या इसे PP, इसको हम लोग PP के नाम से भी जानते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम, ये 4D सिंड्रोम रोग क्या होता है सर? याद रखना लल्ला, ये खूब रेलवे एसएससी में पूछता है, ये त्वचा रोग है यार, नाम से खाली ससुरा विदेशी टाइप का लग रहा है, ये त्वचा रोग ही, 4D सिंड्रोम या पेलाग्रा है ये त्वचा रोग, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अरे यार एक लोग अब पूछ रहे सर एमटीएस वालों का क्या होगा, हम हैं ना,
7:50 पे आज मेरे साथ जुड़ो ना एमटीएस वालों के लिए, अभी यहां पढ़ लो। कुछ तो एमटीएस वाले ऐसे भी हैं जिनका पेपर बिगड़ गया है, अब वो सोच रहे हैं कि एमटीएस को कैंसिल ही हो जाए ताकि नए सिरे से हो। ये वाला खुराफात भी मैं अच्छे से समझता हूं। आज 7:50 पे जब एमटीएस के दूसरे स्कैम के बारे में बात करूंगा तो इस मुद्दे पे भी बात करूंगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर खराब चला गया, साल भर पढ़े नहीं, अब उनका सोच रहे हैं कि पूर्णिया सेंटर की वजह से पूरे भारत का एमटीएस कैंसिल हो जाए और उसमें इनको दोबारा पेपर देने को मिल जाए। हट नालायक कहीं के। मतलब 30 लाख लड़के लड़की फिर से मां बाप से उधार मांग के दोबारा सेंटर पे जाए, 2 महीना फिर तैयारी करें। नहीं, ऐसा है कि नहीं, सच नहीं कह रहा हूं। कई ऐसे लड़की लड़के नहीं होंगे जिनका पेपर बिगड़ गया होगा, चाह रहे होंगे कि अरे गुरु पूरा पेपर है कैंसिल करा दो, हम जाके दोबारा देंगे, ज्ञान देंगे ससुर जाके दोबारा। पहली बार में सही हुआ नहीं, एक सेंटर पे नकल हो गया, नकल भी क्या हुआ, धांधली हुई, ठीक है ना, कोई पेपर ऊपर लीक नहीं हुआ एमटीएस का। कोस्ट गार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइएगा? कोस्ट गार्ड की स्थापना, अरे यार एच का रासायनिक नाम बायोटीन है और क्या। कोस्ट गार्ड, देखो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको, जैसे एनसीआरबी, सीबीआई इस साल स्थापना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी सीबीआई की स्थापना, ठीक है ना, सेंट्रल ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की। और ये जो है रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है ना, रैपिड एक्शन फोर्स की, जीडी वालों ध्यान दे देना, रैपिड एक्शन फोर्स की हुई थी 1991 में, सीबीआई की 1953 में, 1996 में एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। राइट आंसर क्या हुआ? कोस्ट गार्ड। मैंने जानबूझ करके इसमें आईटीबीपी बीएसएफ नहीं डाला, सबको रटपटा आईटीबीपी 1962, बीएसएफ 1900 आपके क्या कहते हैं 65। तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा पूछो जिसमें लोग गड़बड़ाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। सीसम का वानस्पतिक नाम क्या है? जानबूझ करके 4 ऑप्शन मैंने ऐसे रखे जो पेपर में आते हैं और लोग गलत करते हैं। देखो ये सीसम का वानस्पतिक नाम है, सीसो लगा है ना, ये सीसम का वानस्पतिक नाम है। सीसम को क्या इंडियन रोजवुड भी कहते हैं। इस सीसम के पेड़ को सफेदा भी कहते हैं, इसी के पेड़ को हम लोग सफेदा भी कहते हैं, इंडियन रोजवुड भी कहते हैं, इंडियन रोज वुड भी कहते हैं, और इकोलॉजिकल टेररिस्ट भी कहते हैं, पारिस्थितिकी आतंक भी कहते हैं, आतंक भी कहते हैं सीसम के पेड़ को। सेरा रोबुस्टा ये किसका है? सेरा रोबुस्टा रेलवे के स्लीपर जो होते हैं, बीयू होगा, रेलवे स्लीपर जो होते हैं इसी को तुम साल वृक्ष कहते हो, साल वृक्ष। और जो रेलवे के बड़े बड़े स्लीपर बनाए जाते हैं जिनके ऊपर से ट्रेन गुजर भी जाती है कई बार बीच में, वो आपके साल वृक्ष के होते हैं। उसके अलावा तुम्हें बतावें कि ये सागौन, ये टेटकोना को हम लोग सागौन के नाम से जानते हैं, इसके भी रेलवे के स्लीपर्स बनाए जाते हैं। स्लोने सैलिक्स होगा यार, इसको सैलिक्स करो, ये तो कुछ है ही नहीं, यहां पे मैं तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूं सैलिक्स। सैलिक्स जानते हो क्या होता है? सैलिक्स एल्बा, अगर इसको पूरा करो तो यहां पे लिख दो सैलिक्स अल्बा। सैलिक्स अल्बा जो होता है इसी को तुम, ये वैज्ञानिक नाम है, इसको तुम विलो का पेड़ कहते हो, विलो। और विलो का जो वृक्ष होता है यह क्या बनाने के काम में आता है? बैट बनाने के काम में आता है। ये सागौन वृक्ष का केमिकल नेम है, ये साल वृक्ष का, और ये सीसम वृक्ष का, ठीक है ना। अच्छा एक होता है वो बंदूक, बंदूक की जो बट होती है ना, जो लकड़ी की बंदूक की बट बनी होती है, बंदूक की जो बट होती है, ये रेलवे का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बंदूक बट वो किसका बना होता है? सहतूत का बना होता है। बंदूक का जो बट होता है लल्ला, अरे वॉलनट का बना होता है यार, ये वॉलनट, वॉलनट का बना होता है बंदूक का बट, ठीक है ना, बंदूक का बट वॉलनट। और ये जो सहतूत मैंने लिख दिया, इसका हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन का जो रैकेट होता है वो सहतूत का बना, जो हॉकी की स्टिक होती है, बैडमिंटन का जो रैकेट में लकड़ी जो लगी रहती है बैडमिंटन, और जो टेनिस का हैंड वाला जो होता है जिसे ऐसे मार मार के खेलते हैं वो, ठीक है ना। गुरुजी एमटीएस के लिए आवाज उठाना जरूरी है, गुरुजी मैं आपके साथ हूं। हाँ तो दीपक महतो जी,
750 पे उसके लिए होगा ना। अभी पढ़ा रहे तो अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ा रहा हूं तो अभी पढ़ाई करो। ये नहीं कि भैया एमटीएस करो, अभी पहले क्लास करो। 750 पे एमटीएस की बात होगी, ठीक है ना। तुमको पढ़ाई करना है, बात मुझे उठानी है। तुमको जाड़े में हम धरना के लिए नहीं बुलाएंगे, वो मैनेज हम लोग करेंगे। वो क्या करना है वो अभी बताऊंगा, लेकिन तुम बस इतना करो कि यूट्यूब पे मेरा साथ दो, मेरी बात को फैलाने में मदद करो, शेयर करो, और चुपचाप घर पे रह के पढ़ाई करो। अभी प्रयागराज जाने का प्रोग्राम बन रहा है, क्योंकि प्रयागराज एसएससी ऑफिस का ही मजिस्ट्रेट था जो पूर्णिया के सेंटर पे समन्वयक बना हुआ था, वो व्यक्ति भी फर्जी निकला है। अभी बात करते हैं उस पे, पहले ये काम करो। अंकटाड का मुख्यालय कहां स्थित है? सर देखिए, नैरोबी में तो यूएनईपी का मुख्यालय है, यूएनईपी का मुख्यालय है। रोम में बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय खाद्य संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है। जेनेवा और न्यूयॉर्क, अब मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन छोड़े। सर यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में खूब पूछता है, ठीक है ना, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में खूब पूछता है, और जेनेवा। राइट आंसर क्या बन जाएगा लल्ला? जेनेवा। अगले पे आएंगे। मूली में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइएगा, मूली में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आपको सोच समझ के बताना है, ठीक है ना। मूली में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ, मूली में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हाँ बताओ भैया, मूली में तीखापन। सोचो समझो और आंसर करो, चलेगा आधा घंटा तक उधर भी। हाँ हाँ, वो बहुत देर से मेरी वॉइस मिसमैच हो रही है। 2-4 स्टूडेंट लिखे भी, लेकिन अब हम कर क्या सकते थे। स्टूडेंट लिखे थे कि सर वॉइस मिसमैच हो रही है। देखो कैप्सेनीन से, देखो कैप्सेनीन से क्या होता है, हैं? हाँ, उसाइल वाला इवेंट चल रहा है भैया। 1 सेकेंड थोड़ा तुम लोग रुक जाओ, थोड़ा सा वॉइस जो मिसमैच हो रहा है उसको सही करने की एक कोशिश चल रही है। 1 सेकेंड बस रुक जाओ। भैया अब आवाज आ गई? फिर वो मैंने ना मिसमैच हो रही थी तो वो हम सही करवा रहे थे। क्लियर है? कुछ लड़के लिख रहे हैं मिसमैच, कुछ चलो ठीक है। तो आ जाओ, देखो कैप्सेसिनिन, ठीक है ना। मिर्च में जो चटपटाहट होती है, मिर्च की चरपराहट, चरपराहट, मैंने ये एक दिन और बताया था। अच्छा, कई लोग करेला किसको खाना नापसंद है? जानते हो करेले की जो कड़वाहट होती है, करेला में कड़वाहट, करेला में जो कड़वाहट होती है वो होती है आपके मेमेडिर्कोसाइट की वजह से, मेमे, और आइसोसाइनेट की वजह से होता है मूली में तीखापन। अब जाड़े में तो लोग जैसे घर द्वार के बाहर लगा लेते हैं कुछ लोग, तो आइसोसाइनेट के कारण होता है। और कभी कभी सलाद खाने बैठे, मार खीरा काटे पड़े, तब तक एक निवाला खीरा का खाए वो खीरे में जो कड़वाहट होती है वो कुकुरबिटेसिन के कारण, ठीक है ना। खीरे में जो कड़वाहट होती है लल्ला, वो कुकुरबिटेसिन के कारण, खीरे में कड़वाहट। ये जो नोट्स है ना, मैं तुमको लिख के कह रहा हूं। जो लोग साइंस के नाम पे भी साइंस के दूसरे दिग्गज चैनलों पे पढ़ा रहे होंगे, मैं लिख के कह रहा हूं, उनसे बेहतर कंटेंट देने का प्रयत्न कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। हर टीचर अपनी तरफ से बेहतर करता है, मैं अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट करो, इसका नोट्स बनाओ, फायदा उठाओ, ठीक है ना। तो सर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला आ जाओ। भारतीय संसद का अर्थ है सर राष्ट्रपति, राज्यसभा। ये क्वेश्चन आसान है, ये आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगला, निम्न में से सर्वप्रथम भारत रत्न किस वैज्ञानिक को मिला था? बताओ बताओ बताओ। वेंकट रमन 1954 में मिला था। अरे बाप रे बाप, मैटर फंसने लगा। 1954। सर विश्वेश्वरैया 1955 में मिला था। एपीजे अब्दुल कलाम जी सबसे लेट हैं, 1997 में, ठीक है ना, 1997। सीएनआर राव सर, ये सचिन तेंदुलकर जी के साथ इनको मिला था सन 2014 ईस्वी में, सचिन तेंदुलकर जी के साथ 2014 ईस्वी में। अब तुम खुद देख करके बता सकते हो कि किसको किस ईस्वी में मिला था, ठीक है ना, किसको किस ईस्वी में मिला था, ठीक है ना, किसको किस ईस्वी में मिला था, अब तुम खुद देख करके बता सकते हो। एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर अजीत भारती सर की बुक, उम्मीद है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, ठीक है। अगला
तो डी ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम और किस नाम से जाना जाता है? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग लोग अलग अलग नाम से, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, अच्छा ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, वही हम बोले ससुरा। विक्रमादित्य, इसको देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, देवश्री के नाम से भी जाना जाता है, देवगुप्त, देवश्री। और इसको क्या कहा जाता है यार? परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है, परम भागवत, ठीक है ना, परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है। तो देवगुप्त, देवश्री, परम भागवत, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, सब एक ही व्यक्ति के नाम है, सब एक ही व्यक्ति के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सी ऑप्शन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? सोच समझ के बताओ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सर 14 दिसंबर। इस दिन, ये चारों दिवस मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेट करके लाया हूं कि अगर आपको याद रहा तो आपको एक नंबर मिलेगा। यह मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 11 मई। 11 मई इसका राइट आंसर है, लेकिन 17 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। और 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे। अभी 2 दिन पहले हम लोग करंट अफेयर की क्लास में ये पढ़े थे, वर्ल्ड टेलीविजन डे। सच कह रहे कि नहीं? सच कह रहे हैं ना? हाँ। देखो यार, जो लोग मुझसे ये सारी चीजें कह रहे हो, रेलवे हो या एसएससी हो, अभी एनटीपीसी की डेट नहीं आई है, जीडी की डेट 4 फरवरी है। मैं दिसंबर लास्ट या फिर आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में, मेरी पिक्चरें आमिर खान की तरह होती हैं, मेरी किताबें साल में 1-2 आएंगी, लेकिन वो अपने लेवल पे आएंगी। तो दिसंबर लास्ट में मैं जीएसजी के और आपके करंट अफेयर की बुक लॉन्च करूंगा, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं। तो वो मेरे क्या वेट में, बल्कि एक बहुत अच्छी बुक है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, आप अभी उससे जरूर पढ़ सकते हैं, मेरी करंट की आएगी। ब्रिटिश अधिनियम लोक सेवा आयोग की स्थापना की? सर ये ऑप्शन, भारत सरकार। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही भारत की महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम लोग कहते हैं आपके वो क्या बोलते हैं यार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसको कैरेबियन सागर में आने वाला साइक्लोन है, कौन सा बताओ? कैरेबियन साइक्लोन। देखिए सर, टाइफून की बात कर दें तो ये तो चाइना सी में आता है, चाइना सी साइड आता है। सर विली विली की बात कर दें तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में आता है। टॉर्नेडो की बात कर दें तो ये तो सर यूएसए के साइड आता है, यूएसए के। हरिकेन्स की बात कर दें सर तो ये कहां आता है? कैरेबियन सी में। और अगर बात कर दे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वो आता है इंडियन ओशियन में। कौन सा? ट्रॉपिकल। ये वाले क्वेश्चन तो हमारे एसएससी रेलवे वाले सोचते हैं हटा यार। साइक्लोन की बात कर दें तो वो आता है इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में। याद रखना 750 पे एमटीएस के स्टूडेंट के लिए आप 5000 के 5000 स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम देखना तुम्हारे में से ही बहुत सारे स्टूडेंट साथ शायद ना दे पावे। डच मेटल किस किस का संगठन है? डच मेटल Cu+Sn+Z। ये तो सर गन मेटल का है, तो ये तो होगा नहीं गन मेटल, ठीक है, गन मेटल का है। Cu+Sn ये तो सर कांसा का है, कांसा का है। Na+Fe+Cr+C, अगर इसको मिला दोगे तो सर वो नाइक्रोम के जो तार बने होते हैं, ये इसका है, कई बार पूछता है नाइक्रोम के तार किन के बने होते हैं? Cu+Zn। जबकि Cu+Zn ये जानते हो कितने के रेशियो में है? 80% और 20%। यही अगर 70-30 कर दें Cu+Zn, तब इनका कंपोजिशन बदल जाएगा। 70 और 30 कर दोगे तो पीतल बन जाएगा, 70 और 30 कर दोगे तो पीतल बन जाएगा। और यही अगर 60 और 40 कर दोगे, 60 और 40% कर दोगे तो मुंज मेटल बन जाएगा, मुंज मेटल बन जाएगा। अब तुम सोचो कि ये चारों के चारों किससे रिलेटेड हैं?
ये चारों के चारों किससे रिलेटेड हैं? तो ये चारों के चारों आपके रिलेटेड हैं डच मेटल और इससे। और इस तरीके के क्वेश्चन खूब पेपर में छाए रहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके, अब तुम Cu प्लस जेड है, ये भी Cu प्लस जेड है, ठीक है। हाँ ये भी तो 80%, 20%, 70%, 30%, 60%, 40% हो गया। हाँ तो ऐसे तो नाक दबैबा करोगे, गड़बड़ हो गया। हम जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन है साइंस में पूछे कि पता है कि Cu प्लस जेड है, अब Cu प्लस जेड है कॉपर प्लस जिंक में 36 ठो आते हैं, लो खेल लो तुम, ठीक है, खेल लें। चलो तो यार आज के लिए 18 क्वेश्चन, चूंकि मुझे अभी ये मोदी जी को अवार्ड दिया गया है, सुबह 8 बजे इसको आकर के पढ़ा करो मेरे साथ करंट अफेयर में। पहला क्वेश्चन तो घाटी के पास पहुंचता है, अराकू घाटी कहां स्थित है? अरे यार मैं तो वो झिंगा लाला हु नहीं किया, मतलब कि वो नोट वाला पेन नहीं खोला, थोड़ा वो खुल जाता है ना तो लिखने में तुम लोग के लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है। हाँ तो हाँ चलो आंसर करो इसका, देख लिए तुम लोग आंसर ना, तुरंत ऐसी ही आंसर देख लिए। खैर हाँ तो सर इसका आंसर बताइए। वैसे आज मैं चाहे जितनी इधर उधर कर लूं, सच तो यह है कि मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, बुखार जुखाम है, तो वो है, अब क्या कर सकते हैं। अराकू घाटी कहाँ स्थित है सर? देखिए सर, केरल में जाइए और शांत घाटी का आनंद उठाइए। यहां पे तो लल्ला साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी स्थित है, नो डाउट, किसी को डाउट नहीं होगा। यूएसए में अगर चले जाएंगे सर तो मृत घाटी डेथ वैली स्थित है, यहां पे मृत घाटी स्थित है। सर इजिप्ट में अगर चले जाएंगे, मतलब मिस्र में, इजिप्ट में चले जाएंगे तो राजाओं की घाटी यहां पे स्थित है, राजाओं की घाटी यहां पे। अब घाटी घाटी से जितने क्वेश्चन। और सर अगर उत्तराखंड में चले जाएंगे, उत्तराखंड, तो सर यहां पे फिर फूलों की घाटी स्थित है, यहां पे फूलों की घाटी स्थित है। भाई घाटी घाटी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड में आप जाओगे तो पिछली बार के एमटीएस में, जीडी में दोनों ही ये क्वेश्चन रहा है कि जूकू घाटी कहां स्थित है, जूकू घाटी। जम्मू कश्मीर में नुब्रा घाटी बड़ी चर्चा में है, लेकिन जब से पहलगाम अटैक हुआ है, जिसके लिए हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तब से यहां का कौन घाटी? बैसरन घाटी, जहां पे पहलगाम अटैक कायर लोगों के द्वारा किया गया था, तो बैसरन घाटी, चूंकि ये चर्चा में है तो आप ध्यान रखेंगे, और राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। सही कह रहे हैं ना। वैसे तो मैं आपको यह बता दूं कि यहां पे आपके जम्मू कश्मीर में नुब्रा घाटी, बैसरन घाटी और मूर्खा घाटी, सुरू घाटी, बहुत सारे हैं। जैसे अब यहां पे और भी लिख दें, चलो इधर ही लिख देता हूं, एक ही साइड। अरे यार मिर्जा भाई क्यों नहीं, अब लग रहा है बोर्ड हैंग होगा थोड़ा सा, क्योंकि हम इसको मिटाना चाह रहे हैं। हाँ होगा ना, रुक जाओ 2 सेकंड, कर रहा है वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। अभी बोर्ड और पुराने हो गए हैं हमको लग रहा है, ठीक है। तो एक घाटी का, अरे एक घाटी का नाम और लिख लो, सुरू, और ये जम्मू कश्मीर में, और एक मूर्खा, ठीक है ना, मूर्खा घाटी। तो राइट आंसर कौन सा बना सर? राइट आंसर बना आपके ये। अच्छा तुम लोग को भी बड़ा मजा आता होगा ना, मतलब जो लड़के लड़की क्लास में नए आते होंगे, ऐसे सर उंगली किए, क्वेश्चन पलट गया, अब सर ऐसे लिखे, ऐसे हथवा उस पे चला दिए, मिट गया। अरे यार ये सब तो टेक्नोलॉजी का देन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा, एक को देखो लड़का या लड़की आ गया, वो कह रहा है इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, एक को आसान कर लिए ना, अब उनको लग रहा है कि चाणक्य हैं जीएस के, इनका नाम लेना जरूरी है। थोड़ा ये बहुत बड़ा बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, इनका नाम लिया जाए। राज बंधार तेज छेत्री, कुछ ऐसे करके नाम है, मैं आपका एक ही साथ लिखो, थोड़ा दूर है तो पढ़ नहीं पाऊं। लला तुम कल तो मैंने क्लास नहीं लिया था, रिकॉर्डिंग चली थी, उससे पहले के मेरे जीएस की क्लास में आना, ठीक है ना, और उसके क्वेश्चंस तुम सॉल्व करना। एक क्वेश्चन पे तुमको आसान क्वेश्चन लग गया ना, तो का एग्जामिनर तुम्हारे लिए यूपीएससी दोगे 10वीं 12वीं सी और ये सीएजीएल सीएचएसएल, चाहोगे कि यूपीएससी यहां आ जाए। देख रहे हो, ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कि 2 क्वेश्चन याद रहे तो लगता है कि ऐसी की तैसी समाज की, हमसे आगे। इतना तुम्हारा जीएस अच्छा होता तो तुम मेरे कमेंट बॉक्स में होते, कहीं सरकारी नौकरी में होते, समझ रहे हो। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट इतना ही अच्छा होता तो तुम कहीं सरकारी नौकरी में होते।
चलो इसका आंसर करो। इसका क्या राइट आंसर है कि निम्न में से कौन स्थानीय पवन का नाम नहीं है? पानी झाम, आम्र वर्षा, काल बैसाखी या फिर चाय वर्षा। जैसा कि तुम लोग जानते होगे नार्वेस्टर, ये भी सर गर्म हवा का ही नाम है जो चलता है। लू, ये भी गर्म हवा का नाम है। आम्र वर्षा ये तो ही है सर। चाय वर्षा ये भी है सर। काल बैसाखी है। ये जो पानी झाम है ये कोई गर्म हवा का नाम नहीं है, ठीक है ना, ये कोई गर्म हवा का नाम नहीं है, बल्कि चाय वर्षा है, आम वर्षा है, ये सब गर्म हवा के ही नाम है। और आपको बता दें चाय वर्षा गर्म वर्षा ही नहीं, कॉफी वर्षा जिसे आप चेरी ब्लॉसम हैं, ये भी आपके चेरी ब्लॉसम, ये भी आपके स्थानीय हवा का ही नाम है। तो ऐसा नहीं है कि चाय, कॉफी, आम ये नाम नहीं है, लेकिन पानी झाम ऐसा कोई स्थानीय हवा का नाम नहीं है। राइट आंसर है। अगले पे आएंगे। किसऊ बांध किस नदी पर स्थित है? किसऊ बांध, मैं तो ऑलरेडी कोशिश करता हूं कि आपको थोड़े ऐसा कंटेंट मिले जो आप जल्दी न टच किए हो। अब इसी क्वेश्चन में देख लो, अब जो भी स्टूडेंट उस समय बोल रहा था अब इस क्वेश्चन को करे वो। और सिर्फ क्वेश्चन करने की बात नहीं है, इन नदियों के ऊपर कौन से प्रोजेक्ट स्थित है उस पे भी हम लोग बात करेंगे। जैसे व्यास, व्यास पे आसान वाला यह है कि पोंग, अब पूछता भी यही है कि पोंग बांध आपके व्यास नदी के ऊपर है, पूछता है सर। चेरुतानी नदी के ऊपर, इसके ऊपर चेरुतानी बांध ही है, याद रखेगा। इसके ऊपर जो बांध है उसका नाम है चेरुतानी बांध, चेरुतानी बांध। कुंती पूजा नदी के ऊपर साइलेंट वैली बांध है, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली बांध, साइलेंट वैली बांध है इसके ऊपर, ठीक है ना। टोन्स नदी के ऊपर है किसऊ बांध, टोन्स के ऊपर है किसऊ बांध। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे अगला क्या है मेरे भाई। सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में उत्पादित होता है? एक्चुअली क्रोमाइट, मैग्नीज, अभ्रक और हीरा, ये आपसे पूछता है। तो हीरा का तो आप बता दोगे कि सर सबसे ज्यादा जो हीरा है वो आपके कहां होता है? हीरा तो यहां। अभी करंट अफेयर में कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट को जीआई टैग दिया गया है ना, हीरा के लिए जीआई टैग वाला ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये कुछ दिन पहले करंट अफेयर में था। कर्नाटक, कर्नाटक सर स्वर्ण का बहुत बड़ा केंद्र है, सोने का बहुत बड़ा केंद्र, भारत का मैक्सिमम स्वर्ण यही होता है। उड़ीसा सर क्रोमाइट के लिए, क्रोमाइट ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में था, क्रोमाइट का सबसे बड़ा। आंध्र प्रदेश की अगर बात करोगे तो अभ्रक माइका के लिए बहुत फेमस है सर। अब कौन सा राइट आंसर है? सर्वाधिक बॉक्साइट कहां होता है? तो सर अच्छा मैग्नीज एक लोग पूछ रहे हैं, लला मैग्नीज भी आपके होता है यहीं पे, मैग्नीज भी आपके उड़ीसा में ही, और राइट आंसर भी उड़ीसा है। राइट आंसर भी क्या है मेरे लल्ला? उड़ीसा, सर्वाधिक बॉक्साइट। अगले पे आएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है? ये कोयम्बटूर होगा, ठीक है ना, कोयम्बटूर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है ये आपसे पूछ रहा है। कटक, कुफरी, देहरादून। थोड़ा मुझे जुकाम बुखार है और मैं आपको एक और इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि यार आज देखो शुक्रवार है, संडे 28 तारीख को शाम 7 बजे, 28 दिसंबर शाम 7 बजे मैं 1 साल का करंट अफेयर इस संडे को पढ़ाने जा रहा हूं। मेरी उस दिन करंट अफेयर की बुक भी लॉन्च हो रही है। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज इस सेशन में प्रेजेंट रहिएगा। नीचे उसका टिकर भी चल रहा है, आप देख सकते होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये बताइए कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, कटक, कुफरी, सब बारी बारी आपके लिए लिख दे रहा हूं। देखो देहरादून में तो वन अनुसंधान केंद्र है, देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र है, और कुफरी में आलू, यहां पे आलू का केंद्र है कुफरी में। कटक में जाओगे चावल का केंद्र है सर। अब बचा कौन सर? कोयम्बटूर। ये तो आसान था, ठीक है ना, कोयम्बटूर गन्ना के लिए फेमस है। अगले पे आएंगे। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ये थोड़ा सा हुआ कि सर वो प्रस्तावना की भाषा, अच्छा सर चलिए यहां से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब सर समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से जो ज्यादा पेपर में आता है वो समवर्ती सूची, ठीक है सर, ये हो गया। जर्मनी से हमने क्या लिया है? इमरजेंसी, आपात उपबंध, आपात उपबंध, ये हमने जर्मनी से लिया हुआ है, ये भी रहता है।
आयरलैंड से डीपीएसपी जानते हो तो चलो ये वाला लिख लो, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ताकि कुछ अलग भी रिवीजन हो। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये क्लियर रहेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब वो डीपीएसपी तुम्हें याद है, उसको तुम छोड़ दो। दक्षिण अफ्रीका से सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से लल्ला संविधान संशोधन। अब गुरुजी बात फंस गई, चार के चारों ऑप्शन बता दिए। कुछ लोग तो इसमें ए भी मार रहे होंगे कि यहां तक सर पहुंच गए हैं, तो बस अब क्लियर है कि वही वाला टिक मार करके जय गंगा मैया बोल के एक डुबक्की मार लो। काहे मार लो? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहां 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया के प्रयोग के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ये करंट अफेयर में इस वजह से थोड़ा सा चर्चा में चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका अपने ब्रिक्स की मीटिंग की वजह से, अब 2026 का जो ब्रिक्स होगा वो कहां पे होगा ये भी याद रखना सर, अब ये भारत में होगा, ठीक है ना। भारत को अब इसने सौंप दिया है कि भारत में होगा। तो ये करंट के भी दो न्यूज हैं जो ऑस्ट्रेलिया और इससे रिलेटेड है, उनका भी ध्यान रखिएगा। अगले पे आएंगे। राष्ट्रपति भवन को 1950 ईस्वी तक किस नाम से जाना जाता था? बताइएगा, 1950 तक किस नाम से जाना जाता था? 1950 तक किस नाम से? अच्छा, आज क्या चेहरे पे सर्दी जुकाम दिख रहा है मेरे कि ये थोड़ा बहुत आज आदमी बीमार चल रहा है? हाँ यार, आज है। अभी मैंने 2 मैडम लोग गई नीचे कॉफी पीने, हम उनसे बोले मैडम एक मेरे लिए भी कॉफी लेते आइएगा। तो पता नहीं वो दोनों लोग ले आएंगी कि नहीं लाएंगी। अब हमसे बोली सर आप भी चलिए। हम बोले नहीं जाएंगे भैया, आप लोग मतलब छोटी बहन की तरह हो, रिश्ता उस्ता जोड़ जाड़ के भेज दिए कि जाओ मेरे लिए कॉफी लेके आओ। आ गई सब। बहुत लंबा जियोगी तुम लोग। मतलब मैं अभी शिकायत ही कर रहा था कि तुम लोग मेरे लिए कॉफी लाओगे कि नहीं। आ जाओ। देखो इनको तो आप जानते हो कि हमारी इंग्लिश वाली मैम, ये साक्षी मैम हैं, इन दोनों लोग से हम सोर्स लगाए थे कि देखो उम्र के इस पड़ाव पे घुटने में दर्द रहता है, तुम लोग नीचे जा रही हो तो कॉफी। अब ये लोग युवा बल्लेबाज हैं, ले आई। तो थैंक यू आप लोगों को। भैया इनको थैंक यू बोलो तुम लोग। देखो 30 रुपया भी बचा दिए ना, जुगाड़ है इसमें, हैं। तो ये सारी बातें, धन्यवाद मैम आप लोगों को। सर आप पढ़ाओ, आपकी तबीयत का ठीक रहना बहुत जरूरी है। हाँ, आप लोग खा के जो आई है वो तो नहीं बताएंगे। नहीं, अभी हमने कुछ नहीं खाया, अब हम खाएंगे। हम पहले सिर्फ आपके लिए लेकर आए। लेट हो जाते ना। अच्छा ऐसा है क्या? ठंडी हो जाती। देखो सब गरम गरम पीने का ही फायदा है। मतलब अपने कॉफी के साथ कुछ खाएंगी भी। हमारा जुगाड़ इतना, लेकिन ठीक है, धन्यवाद। आप पढ़ाते वक्त खाते नहीं हो ना, आपके उसूल कहाँ तोड़ते हो आप? नहीं, अब ये वाला भी डाउटफुल है कि ये मैं पूरा पी पाऊंगा कि ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन बीच बीच में सर को याद दिलाते रहे ना कि तबीयत खराब है, इसलिए गरम गरम कॉफी पीते रहो, ठीक है? हाँ चलिए, क्योंकि सर तुम्हारी नहीं मानते, हमारी नहीं मानेंगे। ये बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने। तो साक्षी तुम भाग क्यों रहे हो बिटिया? इसको मैं जैसे फ्लोर पे रहता हूँ तो मैं इसको बिटिया बिटिया बोलता हूँ। बिटिया कहाँ गई तुम, कहाँ गई? देखे बिटिया कहने का कितना फायदा मिला, तुरंत आज सब पूछ पाछ के कॉफी लाई हैं। तो अच्छी बहन होना जीवन में एक बड़ा सौभाग्य होता है, और अच्छा बड़ा भाई होना वो भी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। हम लोग समझ रहे हो ना कि आप हमारे साथ हो। हाँ, तो हम वैसे भी बड़े भाई हैं। देखो हमारी हाइट नहीं ज्यादा है इन सब से, हम वैसे भी इन दोनों से बड़े भाई ही हैं। सही बात। ठीक है, अब जाओ, नहीं तुम लोग का डिश जो भी बनवाई हो, कैसे बनवाई क्या तुम दोनों? अच्छे से पढ़ाई करो। सैंडविच मत खाया करो, ये सब 3 तूफान सैंडविच। सैंडविच खाएंगी, पागल हो गई हैं। इसका आंसर करो। राष्ट्रपति भवन को 1950 ईस्वी तक किस नाम से जानते थे? अब देखो राष्ट्रपति भवन को ना पहले काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे ये, अब इसका आंसर तो है कि सर ये तो राष्ट्र है ही नहीं, ये तो लोकसभा को कहा जाता है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति भवन को 1950 आजादी से पहले हम लोग जानते थे वायसराय हाउस के नाम से, वायसराय हाउस के नाम से। काउंसिल ऑफ स्टेट ये हम राज्यसभा को कहा जाता था, 1953 में जाकर के उसका नाम बदला है। और रॉयल हाउस ये उस समय के आसपास के इर्द गिर्द के जो राजशाही परिवार के लोग रहते थे उनको कहा जाता था, उनके घर को। तो वायसराय हाउस कहते थे राष्ट्रपति भवन को। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का अनुच्छेद, देखो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में कि सर ये तो हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर है, तो ये तो खत्म हो गया। ये तो सर हाई कोर्ट का जो रीट जारी करने की क्षमता होती है वो हो गया सर। अब 214, 215 में तो सर जो हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय है,
उसके ऊपर है। तो राइट आंसर 214। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 214 में। अगले पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्या है। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, बताना। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो सर प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अब खुद से देख लो, पंडित विजय लक्ष्मी जी। ये तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हुई। हिंगो रानी, ये बिहार में भागलपुर में वकील हुआ करती थी, जो पीआईएल से संबंधित, जैसे नहीं उनका नाम आता है आपके जस्टिस पीएन भगवती जी का, कि भारत में पीआईएल का जनक जस्टिस पीएन भगवती। लेकिन अगर कभी आपसे पूछ दे कि आपके हिंगो रानी जी के बारे में कि पीआईएल से संबंधित भारतीय वकील जो पहली थी वो, और लीला सेठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अन्ना चांडी क्या थी सर? ये न्यायाधीश थी सिर्फ, ठीक है ना, उच्च न्यायालय की ये न्यायाधीश थी। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे लल्ला? प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। द वर्ड इज मुख्य इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट मुख्य और इसमें गलत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किसी को याद नहीं होगा, ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है, नहीं, ये कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा था, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अगले पे आओगे तो चारों आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो उनको मैंने कवर किया। सर्वाधिक विधान सभा वाला राज्य है। विधानसभा वाला सीट होना चाहिए था ना, यहां पे सीट अंग्रेजी से ले लो, ये सीट्स लिखा हुआ ना, अंग्रेजी वाले से ले लो। आओ देखते हैं सर्वाधिक। महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र। हाँ, तो क्या इसका राइट आंसर होगा सर? महाराष्ट्र में चलिए 288 सीट है सर। बिहार में तो अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुआ था, रट गया है कि सर 243 सीट ही हैं, 10वीं बार नीतीश जी वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। तमिलनाडु का बताओ और मध्य प्रदेश, क्या कमेंट आ रहा है? अच्छा एमएच है, हाँ सही है, महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश का 230 नहीं 230, और तमिलनाडु का सर 234। सबसे ज्यादा कहां है सर? उत्तर प्रदेश में है सर, 402 है, तो 400 प्लस लिख दिए, क्योंकि वो दो मनोनीत होते हैं तो इसलिए मैंने उनका जिक्र नहीं किया। राइट आंसर महाराष्ट्र। अगले पे आएंगे। राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? अब ईमानदारी से बताऊं, जानबूझ के ये 4 आर्टिकल लिखा हूं, क्योंकि मुझे पता है पंचायती राज और इलेक्शन वाले से ये 4 आर्टिकल ज्यादा पूछता है। जैसे 243 के राज्य निर्वाचन आयोग, इसमें किसका जिक्र है मेरे भाई बहन? राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र है, राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र है। क्लियर है? राज्य निर्वाचन आयोग का। 243D में पंचायती राज में आरक्षण, पंचायती राज आरक्षण है, मतलब सर इसमें है कि 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व है और SC ST के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में। तो ये वाली जो बात है वो कहां लिखी हुई है? 243D में। जिस तरीके से पंचायती राज में सीट आरक्षित है, ठीक उसी तरीके से नगर निगम में आरक्षण, नगर निगम में आरक्षण, वो 243 किसमें है मेरे भाई? आपके टी में है। तो पूछा किसमें है? राज्य वित्त आयोग। राइट आंसर 243 आई, 243 आई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ये जो नीचे पट्टी चल रही है ना, अगर सबको उसका समझ में आ रहा है कि वो क्यों चल रही है, तो एक बार सब लोग 287 लिख दे कि हाँ सर वो इसलिए चल रही है क्योंकि इस 28 दिसंबर को आप शाम में 7 बजे क्या पढ़ाएंगे? साल भर का करंट अफेयर पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स। वो थोड़ी लंबी क्लास होगी और इस क्लास में मेरी करंट अफेयर की बुक भी आएगी। अभी बता दे रहा हूं, एक अनाउंसमेंट कर दूं, अगर आप कह दें तो सभी लोग मतलब कहेंगे क्या, मुझे बताना ही पड़ेगा। वो इस करंट अफेयर के साथ आपके लिए एक बैच, पेड बैच भी फ्री रहेगा। पेड बैच, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैं चाहूंगा पेड बैच फ्री करूंगा बुक के साथ। जितने लोग मेरी इस बार बुक लेंगे, मैं चाहूंगा बुक के साथ, ठीक है ना, बुक के साथ पेड बैच फ्री। ये मैं करने वाला हूं आपके लिए, ये 28 तारीख को, मतलब ये बात। और हाँ ये भी, और मेरी बुक महंगी नहीं आती है, 100 रुपए के आसपास होगी, आपके घर पहुंचेगी, डिलीवरी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। आज मेरे पास छप के आ गई है, मैं उसको देख रहा हूं, तो प्लीज इसमें रहिएगा।
प्रथम कार्नेटिक युद्ध 1746 से कब हुआ था सर? 48 में, ठीक है ना यार, कॉफी सही में ठंडी हो जाएगी। 1746 से लेकर के 48 में हुआ था, और वो शांत किसके द्वारा हुआ था? एक्स ला सापल की संधि के द्वारा। एक्स ला सापल, एक्स ला सापल संधि की इंग्लिश क्या होती है सर? ट्रीटी। एक्स ला सापल की संधि, एक्स ला सापल की। जबकि दूसरा हुआ था ये तो 1749 में, ये किस संधि के द्वारा? पौंडीचेरी के ट्रीटी के द्वारा यह समाप्त हुआ था। जो तीसरा युद्ध हुआ था वो यहां पे दूसरा लिख दे रहा हूं, यहां पे तीसरा। जो तीसरा हुआ था मेरे भाई बहन, वो जिससे खत्म हुआ था, दैट इज पेरिस, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि, ठीक है ना, पेरिस की संधि। और 1760 में ये जो कार्नेटिक युद्ध हो रहा था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, इसे एंग्लो फ्रेंच वार भी कहते हैं। तो 3 युद्ध तो संधि के द्वारा समाप्त हुए, लेकिन चौथा जो हुआ 1760 में, दैट इज वांडीवास का युद्ध। ये खूब पूछता है, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध के द्वारा फ्रेंच भारत में हार गए और इंग्लिश फाइनली अपना कब्जा जमा लिए। इसी तरीके का एक युद्ध आपसे पूछता है, वेदरा का युद्ध। यह भी निर्णायक युद्ध था, और यह युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, और इसमें डच हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। तो वांडीवास का युद्ध, वेदरा का युद्ध, ये संधियां और ये सब, ठीक है ना, ये आपके लिए याद रहेगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, अगले पे, मुद्राओं को जारी करने वाला अधिकारी को शास्त्रों में क्या कहा गया? एक्चुअली बताऊं, मैं जो मेरे यहाँ नीचे गली में कॉफी वॉफी बेचता है, मैं उसको बोला मुझे कॉफी मत दिया करो, उसमें दूध और थोड़ा सा चीनी डाल के दे दिया करो। ईमानदारी से बताऊं तो इसमें कॉफी नहीं है। मैंने इन लोग जो बच्चियां गई थी लेने, मैंने उनको बोला कि बिटिया तुम लोग ना बस उससे कह देना आशुतोष सर की कॉफी है, तो ना उसमें कॉफी डालेगा ना कॉफी पाउडर डालेगा, खाली दूध और थोड़ा सा चीनी डाल के दे देगा। तो अगर मैं जीवन में आपसे कभी मिलूं और आप मुझे कहें कि सर कॉफी चाय पी लीजिए, और मैं बोल दूं कि हाँ मुझे कॉफी या चाय पिला दो, चाय तो एक बार ठीक है, लेकिन कॉफी के नाम पे आप सिर्फ इतना करना, वो दुकान ठेले ओले वाला हो तो कहना है थोड़ा सा दूध और चीनी डाल के इनको दे दो, वो मेरी कॉफी हो जाती है। मैं बड़ा खुश होता हूँ। अब ये दूध है चीनी है, क्या कॉफी सॉफी पीना है यार, ठीक है। हाँ चलो इसका आंसर करो। सब मौर्य काल के समय हुआ करते थे। सर देखिए मासक, एक्चुअली भाषक जो है ये मां होना चाहिए था, मासक एम होना चाहिए था, मासक। ये ना उसका वो हुआ करता था यार, मासक तांबा का सिक्का जो कॉपर होता है, तांबा का सिक्का को कहा जाता था। ये सीजीएल के पेपर में आया है और जीडी 2023 के पेपर में था। कांकड़ी जो ये कहा है ये भी तांबा का सिक्का था। ये एमटीएस के पेपर में पूछा था कि कांकड़ी मौर्य वंश के समय किसको कहा जाता था, ये भी तांबा का सिक्का हुआ करता था। जैसे ससगनी सल्तनत काल में चांदी का सिक्का, शाहरुखी मुगल काल में बाबर के समय चांदी का सिक्का, रामसिया सिक्का अकबर के समय सोने का सिक्का। रूप दर्शक जो ये हुआ करता था, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हुआ करता था, मुख्य पर्यवेक्षण अधिकारी, मुख्य पर्यवेक्षण अधिकारी ये हुआ करता था। राइट आंसर है लक्षणाध्यक्ष, ठीक है, लक्षणाध्यक्ष। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले पे आएंगे, कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? अभी एक 10 मिनट शो भी है, ठीक है ना, अभी एक 10 मिनट शो भी है, वो भी याद रखिएगा। एक दो लोग मेरे बुक के बारे में पूछ रहे हैं, सर 28 को क्लास कितनी देर तक चलेगी? यार 1.5-2 घंटा तो चलना चाहिएगा, चलना। बुक बंगाली में नहीं होगा, नहीं बेटा इंग्लिश में होगा और हिंदी में होगा। जो मेरी बुक लॉन्च आ रही है वो इंग्लिश और हिंदी में होगी, ठीक है ना, जो 28 को लॉन्च हो रही है शाम 7 बजे। कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1831, 1874, 1914 या फिर आपके 1855? कोल विद्रोह देखो, कोल विद्रोह 1831 में बुद्धो भगत जी, ठीक है ना, बुद्धो और भगत जी, ये दोनों लोगों का भगत जी, बीच में ही जी लिख दूंगा, ठीक है ना, बुद्धो भगत जी। जबकि 1874 में खैरवार की बात की जाती है। 1914 में वो जतरा भगत आंदोलन जो नहीं था, वो जतरा भगत, और 1855-56 में संथाल विद्रोह, संथाल, ठीक है ना। तो ये अगले पे आएंगे, राइट आंसर 1831। अगले पे
वंदे मातरम पत्रिका, क्योंकि आपने देखा कुछ दिन पहले इस बार वंदे मातरम ने अपना 150वां साल पूरा किया है, वर्षगांठ मनाई गई है। तो मैं वंदे मातरम के ऊपर आपको काफी कुछ एक दिन मैंने बड़ा डिटेल में करवाया था, तो आज एक और क्वेश्चन है, बताइएगा कि वंदे मातरम पत्रिका का संपादन सर लाला हरदयाल, नहीं सर लाला हरदयाल जी नहीं किए थे वंदे मातरम का, फिर कौन किया था सर? देखो लाला हरदयाल जी ने तो गदर नाम की ये पत्रिका भी निकालते थे और गदर नाम से इन्होंने पार्टी भी बनाया था। तारक नाथ मेहता, इनकी एक बहुत ही फेमस है रचना फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ मेहता। मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा की अगर बात कर लें तो यही राइट आंसर है। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में पहली बार भारत से बाहर तिरंगा फहराया था। और श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इनकी जो है बहुत फेमस, अब आपको पता नहीं ये याद होगा कि नहीं, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये इनकी रचना है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है मेरे भाई, अगले पे आएंगे नेक्स्ट। अच्छा कल सुबह अभी एक 10 मिनट शो है, कल सुबह 10 मिनट में सो लूंगा आप लोग के पेपर में। अब चूंकि दिसंबर आ गया, आज हम लोग 26 दिसंबर पे खड़े हैं, गवर्नर और मुख्यमंत्री एमटीएस हो चाहे जीडी हो पूछता ही रहता है, सीजीएल सीएचएसएल कोई एग्जाम हो। कल सुबह जब मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो सीएम और गवर्नर पे 10 मिनट शो लूंगा, रेगुलर करंट अफेयर फिर वो, और अभी भी एक 10 मिनट शो है उसको भी देख लेंगे। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, बताइए। देखो चारों ऑप्शन बहुत सोच समझ करके हैं सर। देखिए पामस्टन उस समय इंग्लैंड में पीएम था, कैनिंग उस समय भारत में वायसराय था, यही चीजें पूछता है, वायसराय था। वहीं ओ डायर उस समय अमृतसर में गवर्निंग ऑफिसर था, अमृतसर में। और जॉर्ज एनिसन कंपनी का मुख्य सेनापति था, जॉर्ज एनिसन कंपनी का मुख्य सेनापति। अगले पे आएंगे, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक सर, ऊर्जा का मात्रक सीजीएस में अर्ग होता है, सीजीएस में अर्ग, जबकि जूल जो है ये एमकेएस में, एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है और एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है, एमकेएस, ठीक है ना। एमकेएस और एसआई में जूल होता है, सीजीएस में अर्ग होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, ये भी कई बार पूछता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसी को याद हो तो लिखो जरा, 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जूल के बराबर होता है। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746। है आसान, बट कभी कभी यही क्लास में नहीं याद आते हैं, मतलब एग्जाम हॉल में भारी पड़ता है। अगले पे आएंगे सर, पालक व चने की पत्ती में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आजकल चना का साग वाग मिल रहा होगा, मैं तो कल पालक खाया था, चना मैंने 3 दिन पहले खाया। मैं तुमको बताऊं, मुझे पालक, चना, मेथी, इन सब के साग और चावल बहुत अच्छा लगता है, और मेरे लिए इजी भी होता है। झट से कढ़ाई में डाले, थोड़ा सा साग, नमक डाले, बिज 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 पक गया, कुकर सीटी मारा, अब बढ़िया पत्ते का। अच्छा यहाँ दिल्ली में सब क्या करते हैं, क्यों आसान होता है, वो सब ना ठेले पे ना लेके घूमते हैं, साग वाग काट के दे देते हैं, तो बड़ा आसान होता है बनाना, कि बस लो डाल दो कढ़ाई में, ये एक साइड कुकर सीटी मार दे चावल। अब जैसे लड़कियां बनाती होंगी बहुत सारी, तो यार लड़के खाना तो उनको लगता होगा अरे यार साग कौन काटे, यहाँ एकदम काट वाट के सब देते हैं, तब है ना थोड़ा पैसा बना लेते हैं, अपने को इजी हो जाता है, समय बचता है। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल तो सर सोडा वाटर में पाया जाता है, जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, सब में। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल सर पालक व चने की उसमें, और ये टमाटर में भी पाया जाता है, ये टमाटर में भी पाया जाता है। एस्कॉर्बिक सर ये प्याज में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक आपके प्याज में भी पाया जाता है। और याद रखना वो जो संतरा होता है उसमें भी थोड़ा एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, मैं फलों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। मैलिक एसिड सर ये सेब में पाया जाता है, मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है।
तो ऐसा नहीं कि खाली चींटी के डंक में एस्कॉर्बिक और फॉर्मिक एसिड आप, प्याज और संतरा में भी है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जंग लगे हुए कपड़े के धब्बों को हटाने में भी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आज शुक्रवार है 28 तारीख शाम 7 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास होगी 1 साल की पूरी। और जो लोग उस बुक को लेंगे, अब सोचो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूं, तुम्हें ईमानदारी से ये सबको पता ही होगा, मैं तुम्हारे लिए लगभग 100 रुपए की बुक वो लॉन्च होगी, लगभग मान लो 100 रुपए के आसपास, इससे ज्यादा नहीं लॉन्च होगी। अब 110 भी हो सकती है, 90 भी। और इसके साथ मैं आपको बैच भी फ्री दूंगा, एक बैच, वो रिकॉर्डेड नहीं होगा, एक तो कम से कम ऐसा दूंगा कि कम से कम 30-40 घंटे की उसमें क्लास हो और लाइव क्लास हो हमारे, और ऐसे सब्जेक्ट की दूंगा कि आप खुश हो जाओगे कि वाह गुरु मजा आ गया, ये आपने बहुत अच्छा किया। और ये किताब चाहे 110 की हो चाहे 90 की, आपके घर पहुंचेगी लल्ला। क्योंकि मेरा उद्देश्य, मुझे 1 तारीख को सैलरी आती है, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं ये पैसा, और वैसे भी ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा, अड्डा कंपनी को मिलेगा। प्राइवेट कंपनियों के नियम जानते हो, और अड्डा ने भी इस बुक के पीछे 70-80 रुपया खर्च करते हैं। 10-20 रुपया तो कोई कमाना चाहेगा, नहीं कमाएगा तो इतनी बड़ी कंपनी कहां से उसकी चलेगी, वो हम ही सैलरी मांग के इधर उधर कर देंगे कि है हमारी सैलरी दो। तो यार रहना जरूर, मैं तुम लोग के लिए बुक फ्री करूंगा, ठीक है ना। अच्छा तुम डिमांड करो तुम्हें किस सब्जेक्ट की बुक चाहिए, तुम डिमांड करो, अरे बुक कह रहा हूं, बैच, ठीक है ना। तुम डिमांड करो तुम्हें किस सब्जेक्ट, एक बार मैं आपका देखूं, तुम डिमांड करो किस सब्जेक्ट की चाहिए। अपना डिमांड कमेंट बॉक्स में भी लिख देना, मैं कोशिश करूंगा उनमें से 1-2 फुलफिल कर दूं, ठीक है ना। नहीं तुम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जिसको जो, अब देखो मेरे ऊपर लेकिन छोड़ देना कि जिसकी इच्छा पूरी हो जाए, ठीक है ना, जिसकी इच्छा पूरी हो जाए। तुम अपनी इच्छा लिखो, मैं कोई एक सब्जेक्ट की दिलवा पाऊंगा अड्डा से, क्योंकि उनमें पैसे लगते हैं, तो जो वो लोग दे दें वो ठीक है ना। पोटेशियम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, पोटेशियम, हाँ ठीक है। अगला, तीर्थ यात्रा कर किस शासक द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? अकबर द्वारा। यार एक्चुअली क्या है कि ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताना। सर ये तो इजी है यार। अच्छा अब मैं आराम से करा, तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है, ठीक है ना, तुजू दर्रा मणिपुर में। अशोक मेहता समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट, ये वही अशोक मेहता है जो पंचायती राज के लिए 2 टियर सिस्टम लाए थे। एक 10 मिनट शो तुम लोग के लिए हो जाए। एक्चुअली आज कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रहने वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो 10 मिनट शो लगा हुआ है, उसकी लिंक लगा दो ताकि बच्चे क्लिक करके तुरंत लगाना। 25 क्वेश्चन पेंड है, हाँ लगा के आ जाना यहाँ। तो ये सर 1977 में आया था, 1977 में 2 टियर था। अगले पे आएंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। थोड़ा मेरा तबीयत खराब है इसलिए मैं आज 20 क्वेश्चन पे ही समझो मैंने डिफाइन किया, बाकी मैं रोकूंगा। मुझे थोड़ा जुखाम बुखार है यार, उतना ना सच बताऊं तो इच्छा नहीं हो रही है बोलने की, आज वो एनर्जी भी नहीं है। डी ऑप्शन, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में आपके ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। 1916 का जो लखनऊ समझौता फेमस है, बहुत सारी चीजें। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल, ये सुबह 8 बजे मैंने आज करंट अफेयर में पढ़ाया था, ये 8 किलोमीटर में फैला हुआ ओपन रंगमंच होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के कंस वध तक की स्टोरी होती है, और ये उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा में होता है मेरे लल्ला। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया कहाँ खोजी गई है? सर ये महाराष्ट्र में खोजी गई है, महाराष्ट्र में।